अलाउ किया जाएगा किसी भी मार्क टू मार्केट लॉस का या किसी और एक्सपेक्टेड लॉस का, एक्सेप्ट एज अलाउबल अंडर क्लॉज 36(1) ऑफ 18। यानी फॉरेन एक्सचेंज के जो भी लॉसेज हैं वो कुछ अलाउ करे हुए हैं, लेकिन वैसे मार्क टू मार्केट लॉस का कोई भी डिडक्शन अलाउंस नहीं किया जाएगा। ये मार्क टू मार्केट लॉस या एक्सपेक्टेड लॉस ही होता है जो भी है। जैसे हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर उसका मार्केट रेट गिर गया तो हम मार्केट रेट स्टॉक का गिर गया उसको कॉस्ट पे ना वैल्यू करके, और जो मार्केट रेट पे उसको वैल्यू करके और हम अपना प्रॉफिट घटा दें, वो अलाउड नहीं है। क्योंकि मार्क टू मार्केट लॉस का मतलब है कि हम अपने स्टॉक को मार्केट प्राइस पे मार्क कर दे रहे हैं अगर मार्केट प्राइस गिर गया है, और देयर बाय हम अपना इनकम घटा दे रहे हैं, और ये चीज़ मार्क टू मार्केट लॉस अलाउड बिल्कुल नहीं है, या अपेक्षित लॉस अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। ये 48(13) में लिखा हुआ है। तो ये हुई बात 40A की। हमने 40 कर लिया, 41 कर 40A कर लिया। अब हम आपको ले चलते हैं 41 की दुनिया में। अब 41 में क्या कहा जा रहा है? कुछ ऐसे कौन से ऐसे प्रॉफिट्स और भी हैं जो टैक्स के लिए चार्जेबल हो जाते हैं। यानी कोई ऐसी चीज थी जो पहले टैक्सेबल नहीं थी और बाद में टैक्सेबल हो गई। तो लेट अस सी कि ये क्या क्या है। जब भी कोई अलाउंस या डिडक्शन कर दिया गया है किसी भी असेसमेंट में किसी भी साल के, और ये जो अलाउंस या डिडक्शन है ये किसी लॉस या किसी एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग लायबिलिटी का दिया गया है जो कि लायबिलिटी इनकर की गई थी एसएससी के द्वारा। उसको हम कहेंगे एसएससी जो है जो फर्स्ट मेंशन पर्सन है। और बाद में क्या होता है, पहले तो हमने एक लॉस एक्सपेंडिचर या ट्रेडिंग लायबिलिटी अलाउ कर दी, राइट। उसके बाद में जो फर्स्ट मेंशन पर्सन है जो एसएससी है उसने कोई बेनिफिट ऑब्टेन कर लिया, या ऑब्टेन्ड सम बेनिफिट लिखा है, चाहे वो कैश में किया हो या किसी भी रूप में किया हो, उसने बेनिफिट प्राप्त किया हो, और उसने बेनिफिट प्राप्त कर लिया उस ट्रेडिंग लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में। क्या बेनिफिट प्राप्त कर लिया? या तो वो लायबिलिटी उसकी रेमिट कर दी गई, या सीज हो गई लायबिलिटी किसी वजह से, तो उसकी वजह से उसको बेनिफिट प्राप्त हो गया। तो जो भी अमाउंट उसने ऑब्टेन किया, उसके द्वारा ऑब्टेन किया गया, या जो भी बेनिफिट का वैल्यू उसने ऑब्टेन किया जो उसको अक्रू हो गया, वो बेनिफिट जो उसको अक्रू हो गया, या जो अमाउंट उसने ऑब्टेन कर लिया, वो उसका प्रॉफिट्स एंड गेन्स मान लिया जाएगा बिजनेस या प्रोफेशन का, और उसके अनुसार उसको टैक्स के लिए चार्ज कर लिया जाएगा कि वो उसी प्रीवियस ईयर की इनकम है जिस ईयर में वो उसको बेनिफिट मिल गया, चाहे उस साल में वो बिजनेस या प्रोफेशन जो है जिसके रिस्पेक्ट में वो अलाउंस या डिडक्शन उसको दिया गया था वो चाहे भले एग्जिस्टेंस में रहा हो चाहे ना रहा हो। यानी वो एक बिजनेस कर रहा था और उस बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में एक ट्रेडिंग लायबिलिटी उसने इनकर की, उसका कोई एक्सपेंडिचर उसने किया, अक्रू हो गया, आपने उसको डेबिट कर दिया, अलाउ कर दिया, यानी वो बेनिफिट अलाउ कर दिया, लेकिन बाद में वो उसकी जो लायबिलिटी थी वो खत्म हो गई और उसकी वजह से उसको बेनिफिट मिल गया, या जो आपने उसको लॉस अलाउ किया था उस लॉस की भरपाई में उसको कोई कैश मिल गया या कोई भी राशि मिल गई किसी और तरीके से, तो जो कि और उस राशि को हम टैक्स कर लेंगे उस साल में जब वो प्राप्त होती है, भले ही उस साल में वो बिजनेस चलना बंद भी हो गया एसएससी का। और ये जो टैक्स होगा ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्स होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो राशि टैक्स हो रही है, भले ही वो बिजनेस नहीं चल रहा है फिर भी वो इनकम ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्स हो रही है। या फिर कोई उसके बिजनेस का सक्सेसर है और वो बिजनेस खत्म हो गया है
लेकिन उसका बिजनेस किसी और ने संभाल लिया है। तो जो सक्सेसर है बिजनेस का, उसने वो जो लॉस हमने अलाउ किया था वो उसने ऑब्टेन कर लिया, वो प्राप्त कर लिया, चाहे वो कैश में किया गया हो चाहे किसी दूसरे रूप से किया गया हो, और सक्सेसर ने प्राप्त कर लिया। और या कोई भी बेनिफिट उसने ट्रेडिंग लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में प्राप्त कर लिया, चाहे वो लायबिलिटी रेमिट हुई हो चाहे सीज हुई हो, तो जो भी अमाउंट सक्सेसर ने ऑब्टेन किया या वैल्यू का बेनिफिट उसको अप्रूव हुआ सक्सेसर को, जो बिजनेस का सक्सेसर था, उसके बारे में ये बताया जाएगा कि वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स था बिजनेस एंड प्रोफेशन का, और अकॉर्डिंगली उसको इनकम टैक्स के लिए चार्ज कर लिया जाएगा उस प्रीवियस ईयर के इनकम के रूप में। तो सक्सेसर जो है तो वो भी प्राप्त कर लेता है कोई एक्सटिंग्विश ट्रेडिंग लायबिलिटी को, या उसका बेनिफिट प्राप्त कर लेता है, तो जो भी सक्सेसर है वो उसके ऊपर फिर टैक्स देगा, उसके इनकम में वो जोड़ दिया जाएगा। नाउ वी कम टू एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि इस सबसेक्शन के पर्पज से जो वर्ड्स एक्सप्रेशन यानी जो अभिव्यक्ति है, जो भी वाक्य यहाँ यूज किया गया है कि लॉस और एक्सपेंडिचर और सम बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रेडिंग लायबिलिटी बाय वे ऑफ रिमिशन और सेसेशन देयरऑफ शैल इंक्लूड, यानी उसमें शामिल होगा कि यदि वो रेमिशन एसोसिएशन लायबिलिटी का है, वो यूनिलेटरल एक्ट से एसएससी कर रहा है, यानी एसएससी ने खुद डिसाइड कर लिया कि मैं तो पेमेंट करूंगा ही, दूसरा व्यक्ति भले ही ना माना हो, यानी अपने यूनिलेटरल डिसीजन उसने ले लिया कि मैं इसका पेमेंट नहीं करूंगा। फर्स्ट मेंशन पर्सन यानी जो एसएससी है हमारा, उसने ये डिसीजन ले लिया अंदर क्लॉज ए, या जो सक्सेसर है बिजनेस का उसने खुद डिसीजन ले लिया कि वो उसका पेमेंट नहीं करेगा, और उसने लायबिलिटी को इस तरह से उसकी लायबिलिटी सीज हो गई, तो उसने डिसीजन लिया कि मैं इसको राइट ऑफ कर दूंगा इस लायबिलिटी को अपने अकाउंट्स में, और अगर वो ऐसा करता है तो ये राशि जो है ये उसकी इनकम मान ली जाएगी। नाउ वी कम टू एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 में जो वर्ड्स यूज किए गए ऊपर सक्सेसर इन बिजनेस, उन वर्ड्स को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। सक्सेसर इन बिजनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर अमेलगमेशन हुआ है कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, तो जो अमेलगमेटेड कंपनी है वो सक्सेसर है। अगर फर्स्ट मेंशन पर्सन को कोई दूसरा पर्सन सक्सीड कर लेता है बिजनेस प्रोफेशन में, तो वो जो दूसरा पर्सन है जो सक्सीड किया है वो सक्सेसर है। और जहाँ पे एक फर्म है जो कि बिजनेस चला रही थी या प्रोफेशन चला रही थी, और उसके बाद उसको सक्सीड कर दिया किसी दूसरी फर्म ने, तो जो दूसरी फर्म है वो सक्सेसर है। और जहाँ पर कोई डीमर्जर हुआ है, तो डीमर्जर के केस रिजल्टिंग कंपनी है वो एक मतलब सक्सेसर है बिजनेस की। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब आते हैं 41(2) जो प्रावधान है। 41(2) जो प्रावधान है उसमें कहा जा रहा है कि यदि कोई बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फर्नीचर है और कोई बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फर्नीचर है जिसका ओनर एसएससी है और जिसके रिस्पेक्ट में उसने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था क्लॉज 32(1) के क्लॉज 1 में, और जिसको उसने बिजनेस के पर्पज से यूज भी किया है, यानी एसएससी उस बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फर्नीचर का ओनर है और उसने डेप्रिसिएशन क्लेम भी किया है, और उसने उस बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फर्नीचर को बिजनेस के पर्पज से यूज भी किया है, और इसके बाद वो जो बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फर्नीचर है वो या तो सेल हो जाता है, डिस्कार्ड या तो हटा दिया जाता है, या तोड़ दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है, या डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो मनीज पेबल है उसके रिस्पेक्ट में, उस बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फर्नीचर के रिस्पेक्ट में जो भी मनीज पेबल हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे मशीनरी हो चाहे प्लांट या फर्नीचर हो, और उसके साथ में अगर हम स्क्रैप वैल्यू उसकी जो होती है वो जोड़ के देख लें। स्क्रैप वैल्यू वो है कि जब वो बेकार हो गया, जो स्क्रैप बन गया चीज, उसकी जो वैल्यू है
और मनीज पेबल को आगे डिफाइन भी किया गया है कि अगर उसने जैसे उसकी इंश्योरेंस करा रखी थी तो डिस्ट्रॉय हो गया, उसको उसका पेमेंट मिल गया इंश्योरेंस का, और इस तरह से। और अभी मनीज पेबल का डेफिनेशन भी हम देखेंगे कि जो भी पैसा वो जो सोल्ड, डिस्कार्डेड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉयड एसेट है, चाहे वो बिल्डिंग मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर में से कुछ भी हो, जो भी पैसा पेबल हो गया उसको, उसके रिस्पेक्ट में, उसके डिस्ट्रक्शन के बाद या सोल्ड डिस्कार्डेड होने के बाद, और उसमें अगर हम जोड़ें स्क्रैप वैल्यू उसकी, तो स्क्रैप वैल्यू प्लस मनीज पेबल अगर रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा है, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन हो रहा था, तो एक रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी कम होते होते आ गई थी। अब पहले साल में 100 थी, अगले साल में 10% मान लिए था उसका डेप्रिसिएशन, तो 90 हो गई, 90 पे फिर 10% हुआ तो 81 हो गई। अब मान लीजिए वो एसेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका जो मनीज पेबल है प्लस जो स्क्रैप वैल्यू है वो रिटर्न ऑन वैल्यू से ज्यादा मिल रही है अगर, तो सो मच ऑफ द एक्सेस, जितना भी वो एक्सेस मिल रहा है, as does not exceed the difference between the actual cost and the return on value, अगर वो जो एक्सेस है वो एक्चुअल कॉस्ट और रिटर्न डाउन वैल्यू से डिफरेंट नहीं, के डिफरेंस से ज्यादा नहीं है, तो जो भी एक्सेस है वो चार्जेबल हो जाएगा टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसका जो स्टॉक, उसका जो आइटम था, एसेट था, वो एक वैल्यू पे आके डेप्रिशिएट हो गया था, लेकिन जो भी उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू उसके थी उससे ज्यादा उसको पैसा अब मिल रहा है। जब वो डिस्ट्रॉय हुआ या डिमोलिश हुआ या हटाया उसने, तो उससे ज्यादा पैसा अगर मिल रहा है तो जो भी एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। और बस ये है कि जो डिफरेंस है, जो जितना ज्यादा मिल रहा है एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यूज तक वो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर वो उससे ज्यादा एक्सीड करेगा तो तब वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। और किसी दूसरे हेड में एक्सेस वैल्यू टैक्स हो जाएगी, लेकिन जहां तक कि एक्चुअल कॉस्ट और रिटर्न ऑन वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उस हद तक वो टैक्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई, इसमें एग्जांपल लेके अगर हम देखें, तो अगर कोई एसेट है जो 100 रुपए में खरीदा गया था, यानी कि उसकी एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपए थी, डेप्रिसिएशन लग लग के अब उसकी जो WDV है यानी रिटर्न ऑन वैल्यू है, मान लीजिए 60 रुपए पे आ गई है, राइट, और 60 रुपए पे आ गई है, लेकिन जब वो जो एसेट है वो डिस्कार्ड होता है और उस वक्त उसके 60 रुपए की जगह स्क्रैप वैल्यू मिला के उसको जो पैसा मिल रहा है वो 110 रुपए मिल रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो जो ये 40 रुपए है, यानी कि जो जितना ज्यादा मिल रहा है 60 रुपए से, उसको तो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है WDV के ऊपर, लेकिन ये जो 40 रुपए का अमाउंट है, जो एक्चुअल कॉस्ट तक का जो अमाउंट है, वो इस सेक्शन में यहाँ टैक्स हो जाएगा, और 40 रुपए यानी यहाँ पे टैक्स हो जाएगा उसका। और जो जो 10 रुपए है वो इस सेक्शन में टैक्स नहीं होगा, लेकिन वो भी जो है अदर सोर्सेज में उसको टैक्स हो सकता है। या हाँ, बिजनेस का भी अगर उसको माने तो बिजनेस का तो है ही है, तो हम उसको बिजनेस हेड में ही टैक्स कर सकते हैं, लेकिन नॉट अंडर दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में केवल जो है एक्चुअल कॉस्ट तक की वैल्यू जो है वो टैक्स हो जाएगी। नाउ जहां पर जो मनी पेबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग मशीनरी प्लांट या फर्नीचर, वो ड्यू हो जाता है इन ए प्रीवियस ईयर इन विच द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ विच these asset was being used is no longer in existence। लेकिन क्या है कि मान लीजिए कि जब ये मनी पेबल जो ड्यू हुआ, मनी मान लीजिए वो एसेट तो डिस्ट्रॉय हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, अब बिजनेस भी खत्म हो गया और मनी पेबल अभी ड्यू नहीं हुआ। मनी उसने मान लो इंश्योरेंस में क्लेम रखी है, जब क्लेम फाइनल होगी तब वो ड्यू होगा। जब वो पैसा ड्यू हुआ उस वक्त तक बिजनेस नहीं चल रहा था, तो
इस सबसेक्शन के प्रावधान ऐसे हम लोग यूज करेंगे जैसे कि वो बिजनेस चल रहा हो। जैसे कि बिजनेस चल रहा हो का मतलब ये है कि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में ही वो टैक्स हो जाएगा। नाउ लेट अस कम टू 41(3). तो ये तो हुआ कि अगर कोई बिजनेस है, उसका बिल्डिंग मशीनरी प्लांट फर्नीचर सोल्ड डिस्कार्डेड डिमोलिश डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसकी जो सैल्वेज वैल्यू जिसको कहते हैं मनी पेबल प्लस स्क्रैप वैल्यू, उसको टैक्स कर दिया जाता है अगर वो WDV से ऊपर है तो। पूरी वैल्यू टैक्स नहीं होती है। Now let's come to 41(3), where an asset representing expenditure of a capital nature on scientific research within the meaning of clause 4 or 1 or clause C of 2B or 35। कोई मान लीजिए एसेट है और 35 में एसएससी ने एक्सपेंडिचर क्लेम साइंटिफिक रिसर्च में कुछ क्लेम किया था, और जब किया था तो उसने एसेट खरीदा था उस पैसे का, तो वो जो एसेट है वो उस एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल एसेट उसने खरीदा था, 35 में उसने क्लेम किया था उसको, और अगर वो जो एसेट है वो बेच दिया जाता है, सोल्ड विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पस, यानी कि किसी और पर्पस के लिए वो यूज नहीं हुआ और साइंटिफिक पर्पस भी यूज हुआ, फिर बाद में वो बेच दिया गया, और जो प्रोसीड्स ऑफ सेल है टुगेदर विद द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन मेड, जितना भी डिडक्शन उसका किया गया था उसमें अगर जो सेल की राशि है उसको जोड़ देते हैं हम, और एज द केस में भी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर क्लॉज, मतलब जितने भी डिडक्शन उसको अलाउ किए गए थे सेक्शन 31 में, 35 में, उस सारे डिडक्शंस को अगर सेल वैल्यू में जोड़ देते हैं और जो राशि है वो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था उससे ज्यादा हो जाती है, एक्सीड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो जो जितना भी एक्सेस है या जितना भी डिडक्शन उसको दिया गया था, जो भी राशि कम है उसको हम टैक्स कर लेंगे। क्योंकि वो क्या कर रहा है, देखिए साइंटिफिक रिसर्च में उसने क्लेम किया एक एसेट को और उसने कुछ डिडक्शन भी ले लिए, राइट। अब क्या है, वो उस एसेट को बेच दे रहा है, हम नहीं चाहते कि उस एसेट को बेचे, अब एसेट को बेचे दे रहा है, साइंटिफिक रिसर्च में अब यूज नहीं कर रहा, तो हमने कहा भैया तुमने कहा था कि तुम साइंटिफिक रिसर्च में यूज करोगे, तो तुमने उसको यूज नहीं किया और तुमने डिडक्शन भी हमसे ले लिए, ठीक है, तो उसके बाद तुम उसको बेच दे रहे हो, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं कुल मिला के जितने भी डिडक्शन तुमने लिए थे उसमें जितना भी राशि सेल की तुमको मिल रही है वो आप जोड़ लीजिए, राइट। तो सेल की राशि जितनी मिल रही है उसमें टोटल डिडक्शन को जोड़ लीजिए, अगर वो राशि हमारे जो भी एसेट था उसकी जो कॉस्ट थी ऊपर निकल जाती है, यानी जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था उसके ऊपर निकाल जाती है, तो जितना भी एक्सेस है, जितना ऊपर निकली है या जो डिडक्शन जितने उसको मिले हैं, जो भी राशि कम है उसको चार्जेबल मान लिया जाएगा टैक्स के लिए। यानी वैसे तो हम उसको डिडक्शंस को चार्जेबल मान रहे हैं, लेकिन अगर जो एक्सेस राशि है वो डिडक्शन से भी कम है, यानी उसको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है एक्सेस राशि का, तो उस केस में जो भी राशि कम है, यानी जो एक्सेस राशि अगर कम है, अगर एक्सेस है तो, या जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है जो भी कम है, अगर अगर डिडक्शन कम है तो वो, अगर एक्सेस जो राशि है वो कम है तो उसको टैक्स के लिए चार्ज कर दिया जाएगा। यानी कि अगर वो व्यक्ति ज़्यादा रेट में नहीं बेच पाता है तो एक्सेस जीरो भी हो सकता है, और टोटल डिडक्शन प्लस जो प्रोसीड्स ऑफ सेल है वो कंपेयर्ड टू द कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो अगर कम है, यानी सेल उसकी कम राशि में हो रही है, तब उसको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि जब वो उस एसेट को सेल करेगा तो WDV से तो ऊपर सेल करेगा ही थोड़ा सा, और अगर WDV में वो WDV के बराबर उसको सेल कर देता है वो, या जो भी डिडक्शन उसको मिला है उसके बाद जो राशि बची है
उसी राशि पे अगर सेल कर देता है तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सीड नहीं करेगा। उतनी राशि में बेच दे तो बेच दे, जो भी डायरेक्शन मिलने के बाद राशि बची है उतने राशि में बेच दे। अगर उतने में नहीं बेच रहा है तो ज़्यादा में बेच रहा है, यानी कि सेल की प्रोसीड में हम डिडक्शन प्लस करते हैं तो हमारी राशि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ऊपर निकल जा रही है, तो जितना भी ऊपर निकल रही है या जो डिडक्शन हमने किया था उसको, जो भी कम राशि है वो उसके लिए चार्जेबल हो जाएगा टू इनकम टैक्स उस प्रीवियस ईयर में जिसमें वो सेल उसने किया। और एक्सप्लेनेशन के रूप में यहाँ कहा जा रहा है जहां पर जो भी मनी पेबल है, इस सबसेक्शन में जो एसेट रेफर किया जा रहा है, मनी पेबल में जब उसको डिस्पोजल हो रहा है तो वो जो सेल कर रहा है, और वो जो मनी पेबल है अगर वो उस ऐसे प्रीवियस ईयर में ड्यू होता है जिसमें अब बिजनेस उसका एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो इस सबसेक्शन के जो प्रावधान है वो ऐसे अप्लाई करेंगे जैसे उसका बिजनेस एग्जिस्टेंस में हो उस प्रीवियस ईयर में, यानी बिजनेस एग्जिस्टेंस में हो चाहे ना हो, जब मनी पेबल ड्यू हो जाते हैं तो ये सेक्शन तो अप्लाई कर ही जाएगा। यानी वो जो एक्सेस राशि उसको मिल रही है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में के अंतर्गत टैक्स हो जाएगी या फिर डिडक्शन टैक्स हो जाएगा, जो भी राशि का। अब आते हैं 41(4) पे, और 41(4) ये कहता है कि जब भी कोई डिडक्शन अलाउ कर दिया गया रहा है किसी भी बैड डेट के रिस्पेक्ट में या किसी बैड डेट के पार्ट के रिस्पेक्ट में कोई डिडक्शन अलाउ कर दिया गया रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज 36(1)(7) हमने अलाउ कर दिया बैड डेट, तो बैड डेट का अलाउंस 36(1)(7) में किया जाता है। तो यदि वो जो अमाउंट है जो बैड डेट के रूप में अलाउ कर दी गई थी, अगर बाद में सब्सिक्वेंटली वो रिकवर हो जाती है किसी भी बैड डेट के उस बैड डेट के रिस्पेक्ट में रिकवर हो जाती है, उस पार्ट के लिए रिकवर हो जाती है, और जो भी राशि रिकवर हुई है वो राशि जो भी राशि रिकवर हो रही है, द अमाउंट जो राशि रिकवर की जाती है वो जो डिफरेंस है बिटवीन द डेट एंड द अमाउंट सो अलाउड, उससे अगर ज्यादा रिकवर हो रही है राशि, डिफरेंस बिटवीन डेट एंड द अमाउंट सो अलाउड उससे ज्यादा रिकवर हो जाती है, तो जो भी एक्सेस है इट शैल बी डीम्ड टू बी प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन, और वो मान लिया जाएगा बिजनेस प्रोफेशन का हेड में वो टैक्स होगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स है मान लिया जाएगा, डीमिंग प्रोविजन है, और साथ साथ वो अकॉर्डिंगली उसके अनुसार चार्जेबल हो जाएगा इनकम टैक्स के लिए उस प्रीवियस ईयर के इनकम के रूप में जिस प्रीवियस ईयर में उसको रिकवर किया गया था, चाहे वो बिजनेस या प्रोफेशन जो है अब एग्जिस्टेंस में हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो यानी कि जो भी डिफरेंस था बिटवीन द डेट, कुल डेट के बीच में, और जो अमाउंट अलाउ कर दिया गया था, मान लीजिए कि डेट थी 100 रुपए, ठीक, 100 रुपए में से उसने कहा कि हमको 20 रुपए नहीं मिलने वाला है तो 20 रुपए हमको अलाउ कर दीजिए, राइट, तो हमने 20 रुपया उसको अलाउ कर दिया, बाकी बचा 80 रुपया, राइट, अलाउ कर दिया मीन्स कि पहले वो बैड डेट थी, वो बैड डेट के रूप में अलाउ कर दिया गया, जो भी डेट थी वो डेट कैसे थी, क्योंकि उसने कुछ किसी को सेल किया होगा, ठीक है, कोई सेल किया होगा तो उसको 100 रुपये मिलने थे। अब 100 रुपये मिलने के बजाय उसने कहा कि मुझे 10 रुपये नहीं मुझे 20 रुपये नहीं मिलने वाले हैं, तो मुझे 20 रुपये अलाउ कर दीजिए, राइट। अब हमने 100 रुपये की सेल उसकी अलाउ कर रखी है, पहले 100 रुपये की सेल के अगेंस्ट हमने इधर 20 रुपया इसका बैड डेट अलाउ कर दिया, तो जो डिफरेंस है बिटवीन द अमाउंट अलाउड, यानी जो अमाउंट अलाउ की गई थी यानी 20 रुपए की राशि, और जो डेट थी वो 100 रुपए की थी, ठीक है, 100 माइनस 20 हो गया 80, ठीक है, बचा 80। अब जो भी अमाउंट उसको रिकवर कर रहा है वो
वो राशि 80 से ज्यादा रिकवर कर ले रहा है, यानी कि वो कह रहा था कि मैं 80 ही रिकवर कर पाऊंगा, ठीक, लेकिन उसने रिकवर किया 80 से ज्यादा, यानी 90 रिकवर कर लिया। तो ये जो 20 रुपए हम पहले ही उसको अलाउ कर चुके हैं, तो 80 के ऊपर उसने 90 रिकवर किया, तो जो 10 रुपए की राशि ज्यादा रिकवर कर ली उसने, वो टैक्स कर ली जाएगी उस साल में जब वो रिकवरी होती है। एक्सप्लेनेशन के तौर पे मनीज पेबल को डिफाइन किया गया है कि मनीज पेबल का मतलब ये है कि कोई भी इंश्योरेंस, सैल्वेज वैल्यू या कॉम्पेंसेशन मनी जो उसके रिस्पेक्ट में पेबल होता है, मशीनरी खराब हो गई, सोल्ड डिस्कार्ड कुछ हो गई, तो उसका अगर डिस्ट्रॉय होगी तो इंश्योरेंस उसका हो सकता है, राइट। अगर वो पानी में डूब गई तो उसको बचा के निकाला गया, सैल्वेज किया गया, तो सैल्वेज वैल्यू कोई उसकी हो सकती है, बेचने पे मिल गई, या कोई भी कॉम्पेंसेशन उसको मिल गया उस डिस्ट्रक्शन के बेसिस पे, तो ये सारे पेबल हो जाएंगे एसएससी, ये मनीज पेबल है एसएससी को। और अगर वो सेल कर दी जाती है तो जो भी प्राइस है उसके सेल का, तो सेल प्राइस इज ऑल्सो मनीज पेबल इन केस इट इज सोल्ड। अगर वो डिस्कार्ड, डिस्ट्रॉय एंड डिमोलिश होती है तो मनीज पेबल कैन कम इन द शेप ऑफ इंश्योरेंस, सैल्वेज और कॉम्पेंसेशन मनी। तो इन बिल्डिंग मशीनरी, प्लांट या फर्नीचर के रिस्पेक्ट में जो मनीज पेबल है वो ये सारी चीजें होंगी, चाहे वो इंश्योरेंस से मिले, चाहे सैल्वेज से मिले, चाहे कॉम्पेंसेशन से मिले। और अगर सेल कर दिया गया तो जो भी प्राइस है वो बिका हो। तो हाउएवर दैट जहां पर जो एक्चुअल कॉस्ट है मोटर कार की, और मोटर कार की कॉस्ट अगर हमने 25,000 ले ली थी, हमने पुराने मैटर्स में 25,000 ले ली जाती है मोटर कॉस्ट, हम देखेंगे सेक्शन 43 में। तो अगर हमने 25,000 ले ली थी तो मनीज पेबल जो है रिस्पेक्ट ऑफ ऐसी मोटर कार को जो है वो 25,000 के रेशो में ले लिया जाएगा, ऐसा यहाँ लिखा है। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत पुराना मैटर है। और उसके बाद सोल्ड वर्ड को भी डिफाइन किया गया है कि सोल्ड वर्ड का मतलब है कि अगर कोई एक्सचेंज भी की जाती है कोई चीज, या कंपल्सरी एक्विजिशन कर ली जाती है किसी भी लॉ में जो फोर्स में थी, वो सब सोल्ड वर्ड के डेफिनेशन में आ जाएंगे। लेकिन इसमें जो अमेलगमेशन के माध्यम से जो सेल होता है वो इसमें शामिल नहीं होगा, जहां पर अमेलगमेटेड कंपनी कोई इंडियन कंपनी है तो। और उसके बाद सबसेक्शन 4A है कि जहां पर भी ये 41 का 4A, जहां पर भी कोई डिडक्शन अलाउ कर दिया गया रहा है किसी भी स्पेशल रिजर्व के रिस्पेक्ट में, जैसे हमने नेट प्रॉफिट को डेबिट किया और स्पेशल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और वो डिडक्शन अलाउ हो गया इसी स्पेशल रिजर्व के रिस्पेक्ट में जो क्रिएट किया गया था और मेंटेन किया जा रहा था 36(1) के 8 क्लॉज में जो रिजर्व बनाया गया है। और एक बार रिजर्व बनाने के बाद हमने जब रिजर्व बनाया गया तो यह अमाउंट अलाउ कर दिया, और बाद में सब्सिक्वेंटली उसको हमने स्पेशल रिजर्व से विड्रॉ कर लिया उस अमाउंट को। तो अगर हम स्पेशल रिजर्व से विड्रॉ कर लेते हैं उस अमाउंट को, तो मान वो उसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन मान लिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली वो इनकम चार्जेबल हो जाएगा एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर जिसमें वो अमाउंट विड्रॉ होता है। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि जहां पर भी एनी अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम द स्पेशल रिजर्व इन द प्रीवियस ईयर, अगर कोई राशि स्पेशल रिजर्व से विड्रॉ कर ली जाती है किसी प्रीवियस ईयर में, इसमें बिजनेस भी अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो हम ऐसे मान के चलेंगे जैसे बिजनेस एग्जिस्टेंस में है। और चूंकि बिजनेस में एग्जिस्टेंस में है, ये क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमको उस साल में उसको टैक्स करना है राशि पे। अगर हम ये नहीं मानेंगे तो कैसे टैक्स कर सकते हैं? बिजनेस तो चलता होना चाहिए वैसे, अगर कोई राशि बिजनेस से इनकम आ रही है उसको टैक्स करने के लिए। तो ये है हमारा 36(1)(8) में जाके एक बार देख सकते हैं कि ये किस टाइप का स्पेशल रिजर्व क्रिएट किया जा रहा है। 36(1)(8 है ये जो स्पेशल रिजर्व बनाया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी स्पेशल रिजर्व जो कि किसी कोई स्पेसिफाइड एंटिटी बनाती है, तो
जो कि अमाउंट 20% से ज़्यादा प्रॉफिट्स का नहीं हो सकता, जो भी प्रॉफिट एलिजिबल बिजनेस द्वारा डिराइव किया जा रहा है, और जो कि कंप्यूट किया जाता है प्रॉफिट अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई स्पेसिफाइड एंटिटी है वो स्पेशल रिजर्व बनाती है। स्पेसिफाइड एंटिटी वो एंटिटीज हैं जैसे जो फाइनेंसिंग का काम करते हैं, चाहे वो हाउसिंग का फाइनेंस करते हो, चाहे प्राइमरी, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो। तो उसके बाद स्पेसिफाइड एंटिटी तो हो गया। एलिजिबल बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि हाउसिंग का, जो कि फाइनेंस का बिजनेस हो, जिसमें फाइनेंस दिया जा रहा है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाने के लिए दिया जा रहा है, या हाउसिंग को डेवलप करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये एलिजिबल बिजनेस हैं जो देश के लिए अच्छे माने जाएंगे। तो जो भी स्पेसिफाइड जो इस तरह का बिजनेस कर रही है लोन देने का, तो वो अपना उसको एनकरेज करने के लिए कहा गया है कि अगर वो एक इस तरह का स्पेशल रिजर्व बना लेती है और 20% तक के प्रॉफिट्स का वो स्पेशल रिजर्व बना सकती है, और उस हद तक उसको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये है 36 स्पेशल रिजर्व है। अब यहाँ पे 41 में जो बात कही जा रही है वो ये कि अगर ये स्पेशल रिजर्व जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है किसी वजह से, या उसको हटा दिया जाता है, तो जो भी राशि हटाई जाएगी वो टैक्स कर ली जाएगी। ये स्पेशल रिजर्व की बात हुई। अब आते हैं इसका जो 5 है, 41.5 कहता है कि यदि कोई बिजनेस या प्रोफेशन है जिसका कि रेफरेंस इस सेक्शन में वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, और उसकी कोई इनकम चार्जेबल टू टैक्स है, बिजनेस एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, इनकम चार्जेबल टू टैक्स सब सेक्शन 1 या 3 में आ रही है, या 4 में आ रही है, या 4A में आ रही है, उस बिजनेस या प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में आ रही है, तो कोई भी लॉस जो कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस नहीं है, अगर कोई लॉस उसका अराइज हुआ था उस बिजनेस या प्रोफेशन में उस प्रीवियस ईयर के दौरान, जिसमें वो उसने सीज टू एग्जिस्ट किया, और जिसको सेट ऑफ नहीं किया गया था उस लॉस को किसी भी और इनकम के लिए, मतलब बिजनेस खत्म हो गया था, लॉस पड़ा हुआ था और वो लॉस सेट ऑफ नहीं हुआ था, यहाँ पे हम इनकम ऐड कर रहे हैं, तो इनकम ऐड करते वक्त उस लॉस को अब हम इस इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। ये हमारा 41 सेक्शन है। और उसके बाद आते हैं 42, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मिनरल ऑयल से रिलेटेड है, तो उसको मैं अभी थोड़ा सा स्किप करता हूँ, और मैं चलता हूँ 43। तो 43 को देखते हैं, थोड़ा सा विस्तृत सेक्शन है, लेकिन इसके थ्रू हम गुजरेंगे तो हम लोग को बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी, और बार बार हमको मौका नहीं मिलता है कि 43 सेक्शन को ध्यानपूर्वक तरीके से देखें। तो 43 सेक्शन को हम लोग कवर करते हैं, और देखते हैं सेक्शन क्या कह रहा है। तो इसमें डेफिनेशन दी हुई है 43 सेक्शन में, कुछ चंद शब्दों की डेफिनेशन दी हुई है, सर्टन टर्म्स की, यानी चंद शब्दों की दी हुई है डेफिनेशन, जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन से सुसंगत हैं, यानी उससे मेल खाते हैं, उससे मिलते हैं। तो सेक्शन 28 से 41 में कहा जा रहा है, और इस सेक्शन में भी कहा जा रहा है कि जब तक कि जो जो संदर्भ है इसके विपरीत ना सुझाए, यानी कि unless the context otherwise requires, ये मीनिंग जो है, अगर कॉन्टेक्स्ट में कोई मीनिंग चेंज हो जाता है बात दूसरी है, लेकिन जो मीनिंग यहाँ दिए हुए हैं वो मीनिंग लिए जाएंगे। तो यानी कि एक्चुअल कॉस्ट, पहला जो शब्द है जिसको डिफाइन किया जा रहा है एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट, इस पे की डेप्रिसिएशन लगता है। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है एसएससी को जो असल में कॉस्ट पड़ी थी उस एसेट की, और उसमें से रिड्यूस करेंगे वो पोर्शन कॉस्ट का जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे पर्सन ने दे दिया था। यानी पूरा कॉस्ट अगर एसएससी ने बियर नहीं किया है और दूसरे व्यक्ति ने कुछ कॉस्ट दे दिया है, ठीक,
तो दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया गया जो कॉस्ट होगा वो कॉस्ट उसमें से घटाया जाएगा, तब एक्चुअल कॉस्ट आएगा। बशर्ते ये कि जहां पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट जो कि मोटर कार है, और मोटर कार को अक्वायर किया गया था 31 मार्च 67 के बाद, लेकिन 75 के पहले, 1 मार्च 75 से पहले, 67 और 75 के पहले अगर इस मोटर कार को तैयार किया गया था और उसको टूरिस्ट के हायर के बिजनेस में यूज नहीं किया गया, किसी और बिजनेस में उसको यूज, और उसकी जो कॉस्ट थी वो 25,000 से ज्यादा थी, तो जो भी एक्सेस थी एक्चुअल कॉस्ट की 25,000 से ज्यादा, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और जो एक्चुअल कॉस्ट उसकी जो है वो 25,000 ले ली जाएगी। ये उस केस में है जहां पे मोटर कार 67 से 75 के बीच में एक्वायर की गई और उसको यूज नहीं की, मतलब उसको किसी और बिजनेस में यूज किया गया जो कि टूरिस्ट के लिए टैक्सी हायर करने का बिजनेस नहीं था। तो उस केस में उसकी एक्चुअल कॉस्ट 25,000 लेंगे हम लोग, क्योंकि जो ये मोटर कार है उस टाइम का माहौल इस तरह का था कि जो मोटर कार किसी भी रेट पे दिखा देते थे और उस पर हैवी डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेते थे, तो इस मिसचिफ को खत्म करने के लिए किया गया था। आज के संदर्भ में ये रेलेवेंट वैसे भी नहीं है। और उसके बाद एक और प्रोवाइजो ये रखा गया है इसमें कि बशर्ते ये कि जहां पर एसएससी कोई एक्सपेंडिचर इनकर करता है कोई एसेट को एक्वायर करने के लिए या उसके पार्ट को एक्वायर करने के लिए, जिसके रिस्पेक्ट में वो जो एग्रीगेट पेमेंट कर रहा है एक दिन में एक पर्सन को, जो पेमेंट वो अनऑथराइज चैनल से करता है, वो अगर 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहा है, तो ये 48(3) से भी मिलता जुलता है, या एसेट को एक्वायर करने के लिए वो पेमेंट कर रहा है, अगर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट वो कर रहा है, तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो इग्नोर कर दिया जाएगा एक्चुअल कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए। तो वहां पर हम एक्सपेंसेस भी अलाउ नहीं कर रहे इस तरह के पेमेंट के लिए, यहाँ पर हम एसेट की कॉस्ट भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन उसको उसे नहीं मिल पाएगा उस राशि के ऊपर। और एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है, तो एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि, तो इस संबंध में एक बात क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर पेमेंट कोई और पर्सन कर रहा है उस एसेट का, यानी कि मान लीजिए कि किसी ने कोई गिफ्ट कर दिया एसेट बिजनेसमैन, तो ही विल नॉट बी एबल टू गेट एनी डेप्रिसिएशन ऑन इट, उस पर उसको कोई डेप्रिसिएशन तो नहीं मिल पाएगा। नाउ वी गो टू एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि जहां पर कोई एसेट है उसको बिजनेस में यूज किया गया है, ठीक है, इज यूज्ड इन द बिजनेस, जब वो साइंटिफिक रिसर्च का जो काम था उसमें उसी बिजनेस से रिलेट करता था, जो काम वो खत्म हो गया और साइंटिफिक रिसर्च के लिए अब वो यूज नहीं हो रहा, लेकिन वो बिजनेस में फिर भी यूज हो रहा है, और एक डिडक्शन पहले दिया जा चुका रहा है और एक डिडक्शन किया जाना है has to be made under clause 2 ऑफ, यानी डेप्रिसिएशन देना है उसको, उनको उस एसेट के रिस्पेक्ट में। तो जो एक्चुअल कॉस्ट है उस एसेट की टू द एसएससी, उसकी वो एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी कि हम उसके एक्चुअल कॉस्ट में से हम रिड्यूस करेंगे जो भी डिडक्शन उसको हमने 35(1) की 4 में पहले दिया था, वो रिड्यूस कर देंगे, बाकी बची राशि को हम एक्चुअल कॉस्ट मानेंगे। यानी मान लीजिए कि 100 रुपए उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर था और 100 रुपए पे हमने 35(1)(4) में उसको अलग अलग साल में मिला जुला के कुल मिला के तो 20 रुपए का हम रिडक्शन दे चुके हैं, राइट। तो बाकी बची हुई राशि जो है बची 80 रुपए। अगर वो प्रॉपर्टी साइंटिफिक रिसर्च से बाहर ले आता है, वो अपने बिजनेस में यूज करने लगता है, तो उस प्रॉपर्टी पे उस एसेट पे फिर वो 80 रुपीज के हिसाब से उसको वैल्यू किया जाएगा और उस पर फिर डेप्रिसिएशन वो ले सकता है। एक्सप्लेनेशन 1 ये है, वो ये कहता है कि जहां पर भी जो कैपिटल एसेट है जिसका रेफरेंस 28(6)(a) में किया गया है, जो भी कैपिटल एसेट इसका
रेफरेंस 28(6)A में किया गया है और उस एसेट को अगर बिजनेस या प्रोफेशन के लिए वो यूज करता है तो जो एक्चुअल कॉस्ट है उस एसेट की एसएससी को वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जिसको कि अकाउंट में लिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ द सेट क्लॉज, यानी वो फेयर मार्केट वैल्यू जिसको उस क्लॉज के लिए अकाउंट में लिया है, यानी 28(6)A के लिए लिया गया है। तो हम ये देख लेते हैं कि 28(6)A में कौन से कैपिटल का एसेट का रेफरेंस आ रहा है जिसको कि बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज किया जा रहा था। तो 28(6)A में जाते हैं और 28(6)A को देखते हैं। तो वो 26(6)A में लिखा हुआ है कि जो इन्वेंट्री है, जब वो इन्वेंट्री यानी स्टॉक जो है जिस तारीख को एज ऑन द डेट ऑन विच वो कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको कैपिटल एसेट मान लिया जाता है, वो था तो स्टॉक को कन्वर्ट किया जा रहा है कैपिटल एसेट में, ठीक है। तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो प्रिस्क्राइब मैनर में डिटरमिन होगी। प्रिस्क्राइब मैनर का मतलब है कि उसके लिए रूल है, तो रूल का मतलब ये 11 UAB रूल। तो 11 UAB रूल नॉर्मली कई बार फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करने के लिए यूज किया जाता है। कई जगह इसका आप उदाहरण देखेंगे। तो 28 में हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी इनकम जो है वो बिजनेस हेड में टैक्स होती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्टॉक को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर देता है, राइट, 28 यहाँ देख सकते हैं आप, 28 क्या कह रहा है, ये इनकमें जो है वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस हेड में टैक्स होंगी। तो यहाँ पे 6A में एसएससी क्या कर रहा है, जो इन्वेंट्री है अपनी उसको वो कन्वर्ट कर रहा है और उसको कैपिटल एसेट बना दे रहा है। तो उसकी जो स्टॉक इन्वेंट्री है जिसको वो खरीद बेच रहा था उसको उसने कैपिटल एसेट बना दिया, तो उसकी जो भी फेयर मार्केट वैल्यू उस तारीख में थी जब उसने कन्वर्ट किया वो उसकी इनकम मान ली जाएगी, राइट। और उसके बाद वो उसको अगर कैपिटल एसेट के में भी यूज करता है तो उसका कैपिटल एसेट बन जाएगा और उस पर वो अपना डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। और हमने अभी पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन वो उसी मार्केट वैल्यू पे फिर कर सकता है, फेयर मार्केट वैल्यू पे। तो आते हैं 41 में अगर वापस आते हैं तो हम यहाँ पे आई एम सॉरी 43 पर वापस आते हैं। 43 पे हम वापस आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि वो कैपिटल एसेट जो 28(6)A में रेफर किया गया था, यानी वो कैपिटल एसेट बना कैसे है, इन्वेंट्री से कन्वर्ट करके बना है। और जब इन्वेंट्री से कन्वर्ट हुआ तो एक फेयर मार्केट वैल्यू निकाली गई, उस फेयर मार्केट वैल्यू पे उसको टैक्स किया गया, उसको टोटल इनकम में जोड़ दिया गया अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो अगर वो कैपिटल एसेट को इस्तेमाल कर रहा है अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए तो जो एक्चुअल कॉस्ट है उसकी वही फेयर मार्केट वैल्यू होगी जिस फेयर मार्केट वैल्यू पे को अकाउंट में लिया गया है इनकम मानते हुए अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है कि जहां पर कोई एसेट एक्वायर किया गया था एसएससी के द्वारा और वो एसेट गिफ्ट या इनहेरिटेंस के रूप में एक्वायर किया गया, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है उस एसेट की एसएससी को वो कॉस्ट होगी जो प्रीवियस ओनर को कॉस्ट पड़ी थी। The asset is acquired by the SSC by way of gift or inheritance. The actual cost of the asset to the SSC shall be the actual cost to the previous owner as reduced by the amount of depreciation which was actually allowed under this Act and corresponding provisions of the Indian Income Tax Act in respect of any previous year. यानी कि जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक का उसको मिला है first day of April 88 तक in respect of any previous year relevant to assessment year commencing before the 1st April 88 and जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन उसको अलाउबल था किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए जो कि 88 के बाद के लिए है, जैसे कि वो एसेट एकमात्र एसेट हो उसके ब्लॉक ऑफ एसेट का, यानी कुल मिला के जो भी डेप्रिसिएशन
उसको मिल चुका था या उसको 1 अप्रैल 88 के बाद तो चूंकि व्यवस्था ब्लॉक ऑफ एसेट की आ गई थी, तो ब्लॉक ऑफ एसेट पे का एकमात्र आर्टिकल मानते हुए जो भी डेप्रिसिएशन उसको मिल रहा है, कुल मिला के जो भी डेप्रिसिएशन उस पे तो मिल सकता था, तो एक्चुअल कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन घटा रहे नहीं, हम WDV निकाल रहे हैं। तो जो भी वैल्यू उसकी WDV की थी, उस WDV को उसका एक्चुअल कॉस्ट मान लिया जाए। तो देयर इज अ डिफरेंस हियर। डिफरेंस ये है कि अगर टोटल पूरा एसेट उसको गिफ्ट या इनहेरिटेंस के रूप में मिल गया है तो वो WDV पर उसका डेप्रिसिएशन ले सकता है। लेकिन जब भी उसको कोई एसेट मिलता है और उसका पेमेंट अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई और व्यक्ति कर देता है, तो जो भी पेमेंट किसी और व्यक्ति ने किया था उसको हम घटा देते हैं और केवल जो वैल्यू उसने पे की है केवल उसको एक्चुअल कॉस्ट मानते हैं। तो ये इस डिफरेंस को नोट करना है कि अगर एक ही एसेट खरीदा जाता है, उसका पार्ट वैल्यू कोई और पेमेंट कर रहा है, और 100 रुपए का मैंने एसेट खरीदा, 20 रुपए किसी और ने दे दिए, मेरा 80 रुपए एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा यहाँ पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मुझे 100 रुपए का पूरा एसेट गिफ्ट के रूप में मिल गया है, तो अगर वो पहले बिजनेस में यूज भी हुआ है या पुराना एसेट मुझे मिल रहा है, तो उसमें जो भी डेप्रिसिएशन अब तक का लग सकता था वो मेरा माइनस हो जाएगा। हालांकि मैंने उसका कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, और फिर भी अगर डेप्रिसिएशन कुछ भी, मान लो नई चीज मुझे दे दी गई है, उस पर कुछ भी डेप्रिसिएशन नहीं है, तो 100 रुपए का आइटम मुझे गिफ्ट करके नया दे दिया गया, तो पूरा का पूरा 100 रुपए पे मैं डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकता हूँ। तो ये इस माइन्यूट डिफरेंस को नोट करने की जरूरत है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 3। एक्सप्लेनेशन 3 ये कहता है कि जहां पर एसएससी ने एक्वायर किया कोई एसेट और उसके एसेट को एक्वायर करने की डेट से पहले वो एसेट जो है वो किसी भी टाइम किसी और पर्सन के द्वारा भी यूज किया गया था अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, और जो असेसिंग ऑफिसर है वो संतुष्ट है कि जो मेन पर्पस था उस एसेट को ट्रांसफर करने का, एसएससी को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ट्रांसफर करने का जो पर्पस था वो ये था कि इनकम टैक्स किसी तरह घट जाए, क्योंकि बाय क्लेमिंग डेप्रिसिएशन विद रेफरेंस टू एनहांस कॉस्ट, कि भाई उसको ज्यादा रेट पे वो बेच दिया गया तो ज्यादा रेट पे ज्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब कोई एसएससी मान लीजिए उसने 100 रुपए का एसेट था, उसको उसने यूज किया था और डेप्रिशिएट होते होते वो पहुंच गया था, उसकी WDV आ गई थी 70 रुपए। अब 70 रुपए की जगह उसको उसने 110 रुपए में उसको दिखा दिया कि मैंने उसको बेचा है एनहांस कॉस्ट में, तो जिसको वो मिलेगा 110 में, तो 110 पे वो क्लेम करना शुरू कर देगा डेप्रिसिएशन। तो हम क्या कर, उसको उस मिसचिफ को रोकने के लिए, उस शैतानी को रोकने के लिए ये किया गया है कि जो एक्चुअल कॉस्ट है एसएससी को, ठीक है, shall be such an amount that जो assessing officer may with the previous approval of the joint commissioner determine। assessing officer अपने joint commissioner के previous approval से ये तय कर सकता है कि इन circumstances में कितना राशि एक्चुअल कॉस्ट की अलाउ की जाएगी। यानी कि assessing officer ये तय करेंगे कि कितना ज्यादा एनहांस कॉस्ट पे उसको दिखाया गया है और उतना एनहांस कॉस्ट उसका हटा देंगे, इससे वो डेप्रिसिएशन प्रॉपर WDV पे ले सके। यहाँ पर जो कंप्यूटेशन का पावर है वो असेसिंग ऑफिसर को दे दिया गया है। तो एसएससी अपने रिटर्न में क्लेम करेगा, असेसिंग ऑफिसर कंप्यूट करेंगे और अप्रूवल लेंगे, प्रीवियस अप्रूवल लेंगे अपने जॉइंट कमिश्नर से, और उसके बाद उसका असेसमेंट करेंगे। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 4 है। एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है कि जहां पर भी कोई एसेट है जो एक बार एसएससी को बिलोंग कर रहा था और एसएससी के द्वारा ही यूज किया गया था अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए, और बाद में वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं रही, सीज टू बी हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने उसको ट्रांसफर कर दिया था, या तो इस वजह से नहीं रही या किसी और वजह से उसकी प्रॉपर्टी नहीं रही, और बाद में वो उसको रीअक्वायर कर लेता है उसी प्रॉपर्टी को जिसको उसने एक बार यूज किया, फिर उसने किसी और को लेटर से बेच दिया या उसकी प्रॉपर्टी नहीं रही, किसी और की हो गई, बेच दिया, गिफ्ट कर दिया, कुछ भी किया, फिर से वापस रीअक्वायर कर लिया उसने। तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो ऐसे कंडीशन में कैसे निकाली जाए? द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसएससी शैल बी
कि भी एक्चुअल कॉस्ट जो उसको पड़ी थी जब उसने सबसे पहले वो उस एसेट को एक्वायर किया था, उस एक्चुअल कॉस्ट को लेंगे। उसके बाद जो भी डेप्रिसिएशन एक्चुअली उसको अलाउ किया गया रहा है एक्ट के प्रावधानों के तहत, जो भी प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में जो असेसमेंट ईयर से रेलेवेंट था, क्योंकि 1 अप्रैल 88 से पहले जो उसको अलाउ कर दिया गया था, या 1 अप्रैल 88 के बाद वो उसको अलाउ हो सकता था। तो ये 1 अप्रैल 88 के बाद ये आ गया कि ब्लॉक ऑफ एसेट पे होता है और क्लेम करने की जरूरत नहीं, उसको अलाउ हो ही जाएगा। तो पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन लगाने के बाद उसमें WDV आ जाएगा, राइट। तो एक्चुअल कॉस्ट ली जाएगी और जो एक्चुअल प्राइस देखा जाएगा जिससे एसएससी उसको रीएक्वायर किया है। तो अगर एक्चुअल कॉस्ट से एक्चुअल प्राइस जो है ज़्यादा है, विचएवर इज लेस का मतलब है अगर एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है, अगर एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है तो एक्चुअल कॉस्ट जो आ रही है डेप्रिसिएशन घटा के जो WDV है उसको ले लिया जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। अगर एक्चुअल प्राइस कम है तो उसे ले लिया जाएगा। नाउ एक्सप्लेनेशन 4A, ये भी एक मिस्टेक को हटाने के लिए था एक्सप्लेनेशन 4 में कि कई बार लोग एसेट को बेच देते थे, वापस खरीद लेते थे हायर रेट पे, तो जिससे कि डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम कर सकते। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 4A पे। एक्सप्लेनेशन 4A कहता है कि जहां पर बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द एसएससी के एक्वायर करने से पहले, एक्वायर करने की डेट से पहले, इसको हम फर्स्ट मेंशन पर्सन कह रहे हैं, यानी पहला व्यक्ति के एक्वायर करने से पहले जो एसेट्स थे वो किसी वक्त एट एनी टाइम वो किसी और व्यक्ति के द्वारा यूज किए गए थे, इसको हम सेकंड मेंशन पर्सन कहेंगे, और उसने उन एसेट्स को अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज किया था और उसने डेप्रिसिएशन का अलाउंस भी क्लेम किया था उन एसेट्स के रिस्पेक्ट में इन केस ऑफ द सेकंड मेंशन पर्सन। और जो सच पर्सन है, ठीक है, वो अक्वायर कर लेता है ऑन लीज, हायर और अदरवाइज एसेट्स फ्रॉम द फर्स्ट मेंशन पर्सन। वो उसको, जब तो फर्स्ट मेंशन पर्सन ने क्या किया था कि एक्विजिशन एसएससी जो है, एसएससी के एक्वायर करने से पहले, एसएससी के एक्वायर करने से पहले उस एसेट को वो सेकंड मेंशन पर्सन यूज कर रहा था अपने बिजनेस से प्रोफेशन में यूज कर रहा था, और उसने जो सेकंड मेंशन पर्सन था उसने उसको क्लेम भी किया था, डेप्रिसिएशन भी उस पर क्लेम किया गया था। और वो जो पर्सन है यानी सेकंड मेंशन पर्सन जो है वो अब फिर से एक्वायर कर लेता है। ये एक्वायर, चाहे वो लीज पे एक्वायर करता है, चाहे हायर पे एक्वायर करता है, या किसी और रूप में भी एक्वायर करता है एसेट को। जैसे सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन लोग करते थे डेप्रिसिएशन ज्यादा लेने के लिए, तो वो लीज या हायर या अदरवाइज एसेट्स को एक्वायर करता है फर्स्ट मेंशन पर्सन से। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एक्सप्रेशन 3, तो एक्सप्रेशन 3 में कुछ भी दिया हो, जो एक्चुअल कॉस्ट है जो ट्रांसफर्ड एसेट्स की फर्स्ट मेंशन पर्सन के केस में, वो वही मानी जाएगी, shall be the same as the written down value of the said assets at the time of transfer thereof by the second mentioned person। यानी जब उसने रिटन डाउन, जब उसने सेकंड मेंशन पर्सन ने उसको ट्रांसफर किया था एसएससी को, ट्रांसफर बाय द सेकंड मेंशन पर्सन ने जब उसने एसएससी को ट्रांसफर किया था, उस वक्त जो रिटन डाउन वैल्यू थी उसकी, वही रिटन डाउन वैल्यू चलती रहेगी, भले ही ये जो लीज या हायर या दूसरा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसके माध्यम से सेकंड मेंशन पर्सन जो है वो फिर से एक्वायर कर ले रहा है उस एसेट को। तो जो रिटर्न ऑन वैल्यू है उस एसेट की, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट इन द केस ऑफ द फर्स्ट मेंशन पर्सन मतलब जिसने इसको फिर से एक्वायर कर लिया, उसके लिए जो रिटर्न ऑन वैल्यू रहेगी वो वही रिटर्न ऑन वैल्यू रहेगी जो जब उसने सेकंड मेंशन पर्सन को ट्रांसफर किया था, उस वक्त जो WDV था वही रहेगा, क्योंकि WDV को हम मेंटेन कर ले रहे हैं। अब आप किसी भी रेट पे उसको ट्रांसफर कर रहे हो उससे मतलब नहीं। नाउ एक्सप्लेनेशन, ये नॉर्मली सेल और लीज बैक ट्रांजेक्शन होते थे, इसमें कि एसएससी इस ट्रांजेक्शन को करता ही इसलिए था क्योंकि उसको ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम करना होता था,
तो इस तरह का ट्रांजैक्शन में वो एंटर करता था और उसमें रेट बढ़ा लेता था वो बाद में, तो इसलिए उससे क्या होता था कि उसको ज़्यादा डेप्रिसिएशन मिल जाता था। नाउ एक्सप्लेनेशन 3 है, सॉरी एक्सप्लेनेशन 5 है। अगर कोई बिल्डिंग है जो पहले एसएससी की प्रॉपर्टी थी, फिर बिल्डिंग जो प्रीवियसली द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, और उसको पहले एसएससी की प्रॉपर्टी थी, उसको वो बिजनेस में ले आता है, ब्रॉट एंड यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, और ये काम वो 46 के बाद कर रहा है, 28 फरवरी 46 के बाद अगर अपनी प्रॉपर्टी को बिजनेस में ले आया, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है उस एसएससी के लिए, वो shall be the actual cost of the building to the SSC, और एक्चुअल कॉस्ट में से उसमें से हम रिड्यूस करेंगे अमाउंट इक्वल टू डेप्रिसिएशन, जो कि रेट इन फोर्स पे हम कैलकुलेट करेंगे उस तारीख को जब वुड हैव बीन अलाउएबल एट द, जो उसको अलाउ किया जाता अगर वो बिल्डिंग उस पर्पस के लिए वो एक्विजिशन डेट से ही वो यूज कर रहा होता, तो तब उसको जो भी डेप्रिसिएशन मिलता, यानी कि WDV निकालने का तरीका है कि अगर एसएससी अपने किसी बिल्डिंग को अपने बिजनेस में प्रवेश करवा रहा है, तो अगर मान लीजिए वो बिल्डिंग उसने 4 साल पहले खरीदी थी, तो जो भी डेप्रिसिएशन अलाउबल है उसमें वो देते हुए WDV निकालेंगे और फिर WDV पे वो क्लेम कर सकता है डेप्रिसिएशन। एक्सप्लेनेशन 6 ये कहता है कि जब भी कोई कैपिटल एसेट है और वो होल्डिंग कंपनी के पास है, और होल्डिंग कंपनी उस कैपिटल एसेट को अपनी सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, या कोई सब्सिडियरी कंपनी किसी एसेट को अपने होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर देती है। नॉर्मली होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के बीच में एक सेटिंग हो सकती है कि एसेट को ऐसे ट्रांसफर करोगे कि जिससे ज्यादा डेप्रिसिएशन वहां क्लेम किया जा सके जहां पे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो इस मिसचिफ को रोकने के लिए अगर कोई कैपिटल एसेट होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, या कोई सब्सिडियरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, तब जो है अगर क्लॉज 4 की जो कंडीशंस हैं या क्लॉज 5 के जो सेक्शन 47 के जो क्लॉज 4 है 5 है, वो अगर कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है उस ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट की जो ट्रांसफरी कंपनी को पड़ेगी, एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी ट्रांसफरी कंपनी के लिए, जिसको जा रहा है एसेट उसके लिए, वो वही मानी जाएगी जो होती अगर ट्रांसफर कंपनी ने उस कैपिटल एसेट को होल्ड करके रखा होता अपने बिजनेस पर्पस के लिए और उसको बेचा ना होता। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई सब्सिडियरी कंपनी कितने रेट पे बेच रही है होल्डिंग कंपनी को, उससे मतलब नहीं है, जो उसका कॉस्ट जो था वो उसको जो उसकी ओरिजिनल कंपनी में था, तो जो कॉस्ट का ट्रांसफर कंपनी के लिए था वही कॉस्ट जो है shall be taken to be the same as it would have been if the transfer company had continued to hold। अगर वही कंपनी होल्ड कर रहती उस एसेट को और वो उसको बेचती नहीं, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है वो वही रहता और चेंज नहीं होता। तो यानी कि अगर क्या कोई भी एसेट सब्सिडियरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी को बेचती है या होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को बेचती है, वो उसी रेट पे ट्रांसफर करेगी जिस रेट पे, जैसे कि उसको जो कैपिटल कॉस्ट पड़ा था, जो एक्चुअल कॉस्ट पड़ा था, उसके बाद उसमें जो भी डेप्रिसिएशन लगा है वो डेप्रिसिएशन लगा के ही जो कॉस्ट आया है वही कॉस्ट आगे जाके सब्सिडियरी कंपनी भी वही कॉस्ट बेयर करेगी, या जो भी ट्रांसफरी कंपनी है वही कॉस्ट बेयर करेगी, वही कॉस्ट वही एक्चुअल कॉस्ट वो लेगी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 7 पे। एक्सप्लेनेशन 7 अमेलगमेशन की बात करता है, और अगर कोई स्कीम ऑफ अमेलगमेशन है उसमें अमेलगमेशन होता है, और अमेलगमेशन के तहत कोई भी कैपिटल एसेट अमेलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर देती है, और अमेलगमेटेड कंपनी जो है वो एक इंडियन कंपनी है जिसको वो ट्रांसफर कर रही है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है ट्रांसफर्ड कैपिटल एसेट की जो अमेलगमेटेड को कंपनी को पड़ेगा, तो वो वही होगा
shall be taken to be the same as it would have been if the amalgamating company had continued to hold the capital asset for the purpose of its own business. अगर वो अपने बिजनेस के लिए जो भी उसका कॉस्ट था, अगर वही होल्ड करे रहती, तो उसका अपना कॉस्ट क्या होता, वही कॉस्ट इनको भी पड़ेगा. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर कैपिटल एसेट टू द अमैलगमेटेड कंपनी वो वही रहेगा जो रहता एज इट वुड हैव बीन अगर अमैलगमेटेड कंपनी जो है वो उसको होल्ड करे रहती. तो कहने मतलब कि जो होल्ड करे रहती का मतलब है उसका जो भी डेप्रिसिएशन उस पर लगता वो भी उस पर अलाउ होके जो WDV आता है वही रहेगा. अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 7 ये. अगर कोई डीमर्जर का केस है, वेयर इन ए डीमर्जर कोई भी कैपिटल एसेट है जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है डीमर्ज कंपनी के द्वारा रिजल्टिंग कंपनी को, और रिजल्टिंग कंपनी एक इंडियन कंपनी है, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है ट्रांसफर कैपिटल एसेट का रिजल्टिंग कंपनी को पड़ेगा वो वही रहेगा जो कि होता अगर डीमर्ज कंपनी उस कैपिटल एसेट को होल्ड करे रहती. Provided that वो जो such actual cost shall not exceed the written down value of such capital asset in the hands of the demerged company. और यहाँ पे ये कह दिया गया है कि ये जो एक्चुअल कॉस्ट है वो डीमर्ज कंपनी के हाथ, डीमर्ज कंपनी वो होती है जो डीमर्जर से पहले होती है, उसके हाथ में जो भी रिटर्न डाउन है. तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, खासतौर पे स्पेसिफाई किया गया है कि रिटर्न डाउन वैल्यू आपको लेना है. और यही चीज सब्सिडियरी कंपनी के केस में स्पेसिफाई नहीं की गई है, उससे थोड़ा कंफ्यूजन हो भी सकता है, और अमैलगमेटिंग कंपनी के केस में भी स्पेसिफाई नहीं की गई, उसका हो सकता है कंफ्यूजन. इसको possibly this should be amended and this clarification should be provided, otherwise there can be some confusion, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट की बात की जा रही है और रिटर्न ऑन वैल्यू कॉस्ट की बात नहीं की जा रही है. हालांकि उसमें उसके लैंग्वेज से वो चीज क्लियर है, लैंग्वेज में निहित है तरह से. अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 8 पे. एक्सप्रेशन 8 ये कहता है कि डाउट्स को रिमूव करने के लिए ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि जहां पर भी वेयर कोई भी अमाउंट पेड है या पेएबल है इंटरेस्ट के रूप में, राइट, इन कनेक्शन विद द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट, यानी अगर कोई एसेट एक्वायर किया जा रहा है और उस एसेट के एक्वायर करने के कनेक्शन में कोई लोन लिया गया था और उस पर इंटरेस्ट दिया जाना है या दिया जा चुका है, तो so much of such amount as is relatable to any period after such asset is first put to use shall not be included. अगर एसेट को यूज में ले आया गया और एसेट को बिजनेस में यूज कर लिया गया, तो जिस तारीख से एसेट को बिजनेस में यूज कर लिया गया है उसके बाद का जो इंटरेस्ट है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा एक्चुअल कॉस्ट में, एंड शैल बी डीम्ड नेवर टू हैव बीन इंक्लूडेड इन द एक्चुअल कॉस्ट. और ये माना जाएगा कि वो राशि जो एसेट के यूज में लाने के पहले, लाने के बाद का जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता. तो वैसे जो जब तक एसेट यूज में नहीं लाया गया उसके पहले का जो पार्ट है कॉस्ट का वो उसका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बनेगा. जैसे मैंने 100 रुपए का कोई आइटम लिया और आइटम लेने की तारीख से पहले जब मैंने उसको यूज में लाया उससे पहले मैंने उस पर 20 रुपए का इंटरेस्ट भी दिया था, उसके लिए जो मैंने लोन लिया था उस पर मैंने 20 रुपए इंटरेस्ट दिया था, तो मेरे लिए वो जो एक्चुअल कॉस्ट है उस एसेट की वो 100 रुपए प्लस 20 रुपए होगी. लेकिन 20 रुपए के बियॉन्ड जो इंटरेस्ट मैं यूज में लाने के बाद दे रहा हूँ उस लोन पे वो एक्चुअल कॉस्ट में नहीं जुड़े. अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 9 पे. एक्सप्लेनेशन 9 कहता है कि डाउट्स को रिमूव करने के लिए ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि जहां पर भी कोई एसेट है ये उसको अक्वायर किया गया है 1 मार्च 1994 के बाद, हैज बीन एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1994, और एसएससी के द्वारा एक्वायर किया गया है, तो एक्चुअल कॉस्ट जो एसेट की होगी उसमें से हम एक्साइज ड्यूटी को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑफ एक्साइज, या जो भी एडिशनल ड्यूटी लेविएबल है सेक्शन 3 में कस्टम टैरिफ एक्ट के, अगर इंपोर्ट हो रहा है सामान जिसके रिस्पेक्ट में कोई क्लेम ऑफ क्रेडिट हैज बीन मेड. जैसे पहले एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी के रिस्पेक्ट में क्रेडिट का क्लेम होता था, तो अगर एसएससी ने कोई क्रेडिट का क्लेम किया है
और उसको अलाउ भी कर दिया गया सेंट्रल एक्साइज रूल्स के तहत, तो वो राशि जो है एक्चुअल कॉस्ट में से घटा दी जाएगी। एक्सप्रेशन, क्योंकि वो मिलने वाली है एसएससी को वापस। ना एक्सप्रेशन 10 ये कहता है कि जहां पर भी किसी भी एसेट के कॉस्ट का एक पोर्शन जो है, वेयर अ पोर्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट जो एसएससी के द्वारा अक्वायर किया गया था, राइट, एसएससी के द्वारा एक एसेट अक्वायर किया गया है और उसकी कॉस्ट का एक पोर्शन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीट किया है, यानी कि सब्सिडी के रूप में प्रॉब्ली मीट किया है, और या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने मीट किया है, या किसी ऐसी अथॉरिटी ने मीट किया है उसका कॉस्ट जो कि लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, या और किसी पर्सन ने वो कॉस्ट मीट कर लिया है, यानी कि उसने सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी या ग्रांट या रीइंबर्समेंट किसी भी रूप में ये कॉस्ट मीट कर लिया गया है, देन so much of the cost as is relatable to such subsidy, जो भी उसकी सब्सिडी वाला पार्ट है या ग्रांट वाला पार्ट है या रीइंबर्समेंट वाला पार्ट है, वो एक्चुअल कॉस्ट में शामिल नहीं होगा एसएससी के एसेट। ये चीज 1 से भी निकल के आ रही कि अगर कोई कॉस्ट कोई दूसरा मीट कर लेता है तो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, अगर एक पोर्शन किसी और ने मीट किया है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई गिफ्ट में मिल रहा है एसेट एसएससी को तो उस पर उसको पूरा डिप्रिसिएशन मिलता है। नाउ प्रोवाइडेड दैट, बशर्त ये कि जहां पर भी वो सब्सिडी या ग्रांट या रीइंबर्समेंट जो है, रीइंबर्समेंट मतलब जो आपने खर्चा कर दिया उसको वापस दिया जा रहा है, कि वो जो सब्सिडी ग्रांट या रीइंबर्समेंट है वो इस नेचर का है कि वो उस एसेट से डायरेक्टली रिलेट नहीं हो सकता है, कैनॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द एसेट व्हिच वाज acquired. So much of the amount which bears to the total subsidy or reimbursement or grant the same proportion as such asset bears to all the assets in respect of or with reference to which the subsidy or grant of reimbursement is so received shall not be included in the actual cost of the asset. अगर हम किसी सब्सिडी को पर्टिकुलर एसेट से रिलेट नहीं कर सकते हैं, कई सारे एसेट्स एसएससी ने एक्वायर किए हैं उनसे रिलेट हो रहा है, तो प्रोपोर्शनेटली जितने भी एसेट्स हैं उसका जो उसने एक्वायर किए हैं उसका जो टोटल एसेट्स हैं जो उसने उसके पास हैं उसका जो रेशो आता है, तो उस रेशो के बराबर हम रख देंगे उस राशि को जो नहीं इंक्लूड करनी है, और जो भी सब्सिडी कुल दी गई थी उसको, उसमें से इस एसेट के लिए क्या सब्सिडी है वो निकालने के लिए, यानी एक्स अपॉन टोटल सब्सिडी जो कि इक्वल टू द एसेट्स अपॉन द टोटल एसेट्स, ऑल द एसेट्स जिसके रिस्पेक्ट में सब्सिडी दी गई थी, तो प्रोपोर्शन में लेके एक्चुअल कॉस्ट में से घटा दिया जाएगा। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन 11। एक्सप्लेनेशन 11 ये कहता है कि जब भी कोई ऐसा एसेट है जिसको कि एसएससी ने इंडिया से बाहर एक्वायर किया था, और एसएससी एक नॉन रेजिडेंट है और उसने इंडिया से बाहर कोई एसेट को एक्वायर किया है और उस एसेट को इंडिया ले आया है, ब्रॉट बाय हिम टू इंडिया, और इंडिया लाके उस नॉन रेजिडेंट ने उस एसेट को इंडिया से बाहर से लाया और उसने उसको अपने बिजनेस पर्पस पे यूज किया, तो उस एसेट का जो एक्चुअल कॉस्ट है एसएससी के लिए शेयर बी द एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी, और उसमें से हम माइनस करेंगे जो भी डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे उस रेट पे जो फोर्स में थे जो अलाउ हो जाते अगर एसेट को इंडिया में लाके सीधा यूज कर लिया जाता जब भी एसेट उसने एक्वायर किया था, यानी WDV एक तरह से निकाल रहा है। एक्सप्लेनेशन 12 क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन 12 कहता है कि अगर कोई कैपिटल एसेट है और वो एक्वायर किया जाता है एसएससी के द्वारा एक कॉर्पोरेटाइजेशन स्कीम, एक कॉर्पोरेटाइजेशन स्कीम है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज की, और उसके तहत एसएससी अगर कैपिटल एसेट को एक्वायर करता है, और ये जो स्कीम है ये सेबी द्वारा अप्रूव्ड है सेबी एक्ट के तहत, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है एसेट का वो राशि मानी जाएगी जो कि एक्चुअल कॉस्ट मानी जाती अगर कोई कॉर्पोरेटाइजेशन ना होता, यानी कॉर्पोरेटाइजेशन से पहले जो भी उसकी राशि थी एक्चुअल कॉस्ट की राशि वो वही मानी जाएगी जो कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद भी, तो कॉर्पोरेटाइजेशन का कोई असर राशि पे नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन 13 है। एक्सप्लेनेशन 13 कहता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी कैपिटल एसेट
जिसके डिडक्शन अलाउ कर दिया गया है या अलाउबल है 35AD में। अगर हमने 35AD में पूरा डिडक्शन अलाउ कर दिया है तो हम लोग क्यों उसको डिप्रिसिएशन क्यों देंगे? तो हमने उसका एक्चुअल कॉस्ट को हम निल ट्रीट कर लेंगे इन केस ऑफ सच एसएससी के लिए निल ट्रीट कर लेंगे। और इन एनी अदर केस अगर कैपिटल एसेट को अक्वायर या रिसीव किया गया है गिफ्ट या विल के तहत या इररिवोकेबल ट्रस्ट के तहत या किसी कंपनी का लिक्विडेशन हुआ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के तहत अक्वायर किया गया है या किसी और मोड ऑफ ट्रांसफर से अक्वायर किया गया है जिसका रेफरेंस हमने 47 में कर रखा है। तो किसी भी दूसरे केस में यानी कि अगर एसएससी है, एसएससी को हम तो निल मान लेंगे और दूसरे केस में भी अगर वो एसेट गिफ्ट या विल से एक्वायर किया गया है या लिक्विडेशन से एक्वायर किया गया या 47 में जो हम ट्रांसफर नहीं मानते उन मोड से एक्वायर किया गया तो तब भी हम उसका एक्चुअल कॉस्ट को निल मान लेंगे। बशर्ते ये कि जहां पर अगर कोई कैपिटल एसेट है जिसके रिस्पेक्ट में कोई रिडक्शन या पार्ट ऑफ रिडक्शन अलाउ कर दिया गया था और उसको हमने बाद में इनकम मान लिया डीम टू बी इनकम ऑफ द एसएससी 7B के क्लॉज के अनुसार क्योंकि 35AD के कंप्लायंस नहीं हुआ तो हमने उसको इनकम मान लिया। तो जो एक्चुअल कॉस्ट है एसएससी की एसेट की एसएससी को वो उसको ऐसे निकाली जाएगी कि हम एक्चुअल कॉस्ट लेंगे और उसमें से एक अमाउंट इक्वल टू जो भी डेप्रिसिएशन रेट इन फोर्स के हिसाब से निकलता है जो अलाउ हो जाता है वो माइनस करेंगे और फिर वो अमाउंट हम जो माइनस करने के बाद आएगी उसको हम एक्चुअल कॉस्ट मान लेंगे। नाउ उसको मतलब उसको एक्चुअल कॉस्ट मान लेंगे WDV को एक्चुअल कॉस्ट मान लेंगे। अब इसके बाद आता है 43.2। 43.2 में पेड वर्ड को डिफाइन किया जा रहा है कि जहाँ भी हम कहते हैं पेड। पेड का मतलब है जो एक्चुअली पे हुआ हो या इनकर कर लिया गया हो अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग एसएससी का जो है वो ऐसा है जिसमें कि वो अगर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है तो अगर वो मान लेता है कि कोई अमाउंट पेड है अगर इनकर मान लेता है तो उसको भी हम पेड मान लेंगे अपॉन द बेसिस ऑफ विच द प्रॉफिट्स ऑफ गेन्स है जिसके आधार पे जिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे प्रॉफिट्स या गेन्स वो कंप्यूट कर रहा है या वो कंप्यूट करे जाते हैं अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो भी मेथड ऑफ अकाउंटिंग एसएससी फॉलो कर रहा है अगर उस मेथड ऑफ अकाउंटिंग के तहत उसने कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर लिया है तो हम ये मान लेंगे कि वो पे भी हो गया है भले ही एक्चुअली ना पे हो। नाउ जो प्लांट है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्लांट 43.3 में कहा गया है द प्लांट वर्ड जो है उसमें शामिल है शिप्स, उसमें शामिल है व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक एपरेटस और सर्जिकल इक्विपमेंट जो कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया गया और प्रोफेशनल के लिए यूज किया गया। लेकिन उसमें टी बुशेस नहीं आते हैं या लाइफ स्टॉक नहीं आता है प्लांट में या जो बिल्डिंग्स या फर्नीचर है या फिटिंग्स है वो भी प्लांट की डेफिनेशन में शामिल नहीं होती। स्पेसिफिकली क्लियर किया जा रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्लांट में शामिल है और कौन किसी ऐसी चीज़ है जो प्लांट में नहीं शामिल है। अब आते हैं 4 सबसेक्शन 4 पे आते हैं। सबसेक्शन 4 में कहा जा रहा है साइंटिफिक रिसर्च को डिफाइन कर रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है वो सारी एक्टिविटीज जो कि नॉलेज को एक्सटेंड करती हैं नेचुरल या अप्लाइड साइंस में और जिसमें कि नेचुरल अप्लाइड साइंस मतलब प्रैक्टिकल जो साइंस होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और जिसमें कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज भी शामिल होंगी। यानी इन फील्ड में भी अगर कोई रिसर्च किया जा रहा है तो वो भी एग्रीकल्चर साइंटिफिक रिसर्च है। दूसरा, जब हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च तो रेफरेंसेस टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च में इंक्लूड होंगे वो सारे एक्सपेंडिचर जो कि इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च को प्रोसिक्यूट करने के लिए किए जा रहे हैं, जो करने के लिए किए जा रहे हैं या उसकी फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा एक्सपेंडिचर उसमें नहीं शामिल होगा जिसमें कोई राइट एक्वायर किए जा रहे हैं या
साइंटिफिक रिसर्च से कोई राइट निकल के आ रहा है तो वो भी जो है इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ राइट्स इन और अराइजिंग आउट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, किसी ने साइंटिफिक रिसर्च किया, ठीक है, और उसका राइट आपने खरीद लिया, तो वो एक्सपेंडिचर इनकम ऑन साइंटिफिक, आप अपना रिसर्च करिए, ये नहीं कि किसी और ने रिसर्च किया है और आपने उसको खरीद लिया उसका राइट, और आप कह रहे हैं कि मैंने भी एक साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंडिचर कर दिया, मुझे भी अलाउ कर दीजिए उसका बेनिफिट। नो। नाउ 3 में कहा जा रहा है रेफरेंसेस टू साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस और क्लास ऑफ बिजनेस इंक्लूड कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जो कि बिजनेस को एक्सटेंड कर सकता है, बिजनेस को बढ़ा सकता है, या उस क्लास के सारे बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकता है या उनको आसान बना सकता है, वो साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस में आएंगे। और साथ में और भी कोई साइंटिफिक रिसर्च या मेडिकल नेचर का किया जा रहा है जिसका कि एक स्पेशल रिलेशन है वर्कर के वेलफेयर के साथ, जिन वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जा रहा है उस बिजनेस में, तो और उनके लिए मेडिकल नेचर का कोई खर्चा किया जा रहा है उन वर्कर्स के लिए जिनको उस बिजनेस में लगाया गया है साइंटिफिक रिसर्च वाले, और उस क्लास के सारे जितने भी बिजनेस हैं उसमें वर्कर्स को लगाया गया, तो मेडिकल खर्चा अगर वर्कर्स पे किया जाता है तो वो भी साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। अब आते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, और आप देख रहे हैं कि इसमें अभी, और उसके बाद आएगा WDV, साइंटिफिक रिसर्च एंड WDV, ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पे हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं कि what do these definitions imply। तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब है वो ट्रांजैक्शन जिसमें कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, यानी कोई करार किया गया है कोई भी कमोडिटी को परचेज या सेल करने का, और कमोडिटी हो सकती है जिसमें स्टॉक या शेयर भी शामिल हो सकते हैं या दूसरी भी कोई कमोडिटी हो सकती है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो किया गया है ट्रांजैक्शन जो किया गया है उसको पीरियोडिकली और अल्टीमेटली जब सेटल किया जाएगा उस ट्रांजैक्शन को, वो एक्चुअल डिलीवरी से नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं कोई चीज़ परचेज करूंगा, राइट, परचेज करूंगा, लेकिन उसको जब मैंने सेटल किया ट्रांजैक्शन को, मैंने पेमेंट किया, तो मैंने उसके लिए डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ मैं, या ट्रांसफर नहीं करा रहा हूँ उस कमोडिटी को, या उस शेयर को मैं ट्रांसफर नहीं करा रहा हूँ अपने नाम से, बिना ट्रांसफर कराए उसको सेटल कर दे रहा हूँ मैं ट्रांजैक्शन। तो यानी कि मैंने ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं खरीदूंगा और मैंने शेयर नहीं लिया और मैंने बाद में उसको बेच दिया, तो मैंने खरीदा और बेचा और मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे कोई स्टॉक ट्रांसफर नहीं हुआ, मुझे कोई कमोडिटी ट्रांसफर नहीं हुई, ठीक है, केवल मैंने हवा में खरीदा और हवा में बेचा, खरीद बेच हो रही है लेकिन कोई कमोडिटी या स्क्रिप्ट ट्रांसफर नहीं हो रही। अगर मैं कमोडिटी मार्केट में खरीद रहा हूँ या मैं शेयर मार्केट में खरीद रहा हूँ, तो अगर स्क्रिप्ट मुझे ट्रांसफर नहीं होती है, कमोडिटी मुझे ट्रांसफर नहीं होती है, ट्रांसफर हुए बिना वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेटल हो जाता है, तो वो एक स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है। जो लोग कमोडिटी मार्केट में या शेयर मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, दे वुड नो व्हाट दिस मींस, बशर्ते ये कि इस क्लॉज के पर्पज से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है रॉ मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में या मर्चेंडाइज के रिस्पेक्ट में, और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है वो पर्सन, और वो जो एंटर कर रहा है पर्सन वो अपने मैन्युफैक्चरिंग या मर्चेंटिंग बिजनेस के कोर्स में एंटर कर रहा है, और इसलिए एंटर कर रहा है क्योंकि वो लॉस बचाना चाहता है, अपने अपने आप को लॉस से बचाना चाहता है, जो कि फ्यूचर में प्राइस फ्लक्चुएट करेगा उन आइटम्स का, उससे उसका लॉस नहीं होना चाहिए अपने कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में, जो कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है वो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो उसने मैन्युफैक्चर किए थे या जो मर्चेंडाइज उसके द्वारा सेल किया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो कुछ आइटम बना रहा है और वो आइटम कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है और या तो कोई आइटम वो बेच रहा है, ठीक है। अब वो नहीं चाहता जो भी आइटम वो बना रहा है या बेच रहा है उस आइटम के प्राइस में मार्केट में फ्यूचर में फ्लक्चुएशन हो,
और उस फ्लक्चुएशन से वो उसको लॉस हो जाए, उस लॉस से अपने आप को गार्ड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो उस रॉ मटेरियल या मर्चेंडाइज का के रिस्पेक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा मार्केट में, राइट। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वो इस तरह का करता है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं हो रहा बाय एक्चुअल डिलीवरी, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है वो shall not be deemed to be speculative transaction, क्योंकि वो अपने आप को लॉस से बचाने के लिए वो ट्रांजैक्शन कर रहा है और इसलिए वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं होगा। या वो कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक या शेयर्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है, या क्योंकि वो एक डीलर है या इन्वेस्टर है स्टॉक या शेयर्स में, और वो अपने आप को बचाने के लिए ट्रांजैक्शन कर रहा है कि उसके पास जो भी होल्डिंग है स्टॉक एंड शेयर्स की, ठीक है, उस होल्डिंग में प्राइस फ्लक्चुएशन के द्वारा कोई उसको लॉस ना हो, तो उस होल्डिंग के प्राइस में फ्लक्चुएशन होने से उसको लॉस ना हो, उससे बचाने के लिए अगर वो ट्रांजैक्शन करता है। जैसे अगर मेरे पास कोई शेयर है, मान लीजिए मेरे पास 100 किसी कंपनी के शेयर है, कंपनी ए के मेरे पास शेयर है, और मैं समझता हूं कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में उसका प्राइस गिर जाए, राइट। तो आज के तारीख में जैसे मान लीजिए उसका 50 रुपए का प्राइस है, और मैं समझता हूं कि अगर प्राइस 40 रुपए का हो जाएगा तो मेरी स्टॉक की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं कि प्राइस फ्लक्चुएट करने से मेरा कोई नुकसान हो, तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लूंगा स्टॉक मार्केट में कि 50 रुपए में उस आइटम को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा मैं, ठीक है। 50 रुपए में उसको बेचने का मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो अगर उसका प्राइस गिर के 40 भी हो जाता है तो मुझसे कोई अगर मैं उसको बेचूंगा तो मेरे पास तो कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपए में बेचने का है, तो मेरे पास इस तरह कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं 2 महीने में कभी भी 50 रुपए में उसको भी बेच सकता हूँ। एक ऑप्शन है मेरे पास बेचने का। या फ्यूचर मार्केट में भी इस तरह का प्रोसीजर रहता है कि आप अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब मैंने तो 50 रुपए बेचने का मेरे पास पॉसिबिलिटी है, तो मैं चाहूं तो मैं उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। अगर प्राइस 40 पे आ गया तो मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो मेरा शेयर जो है 50 रुपए में बिक जाएगा, राइट। और अगर मेरे पास यदि शेयर है और अगर मेरे पास मान लीजिए मेरे शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, तब क्या होगा? अगर प्राइस बढ़ जाता है तो मेरे पास 50 रुपए में बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइस बढ़ के 60 हो गया तो बेकार है मेरे लिए कि मैं 60 रुपए मैं 50 रुपए में बेचूं। जब 60 रुपए में मार्केट में बेच सकता हूं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्यों एग्जीक्यूट करूंगा? तो उसको एग्जीक्यूट करने के बजाय मैं क्या करूंगा, उसको मैं लैप्स हो जाने दूंगा, यानी कि मैंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया, या मैं उसको बेच दूंगा कॉन्ट्रैक्ट को सेम जो भी प्राइस उस वक्त अवेलेबल है। तो अगर मुझे उससे फायदा हो रहा है तो मैं उसको बेच दूंगा। तो अगर मैं बेचूंगा कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैंने 50 रुपए में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट परचेज किया, अब वो प्राइस आ गया 40 रुपए पे, मैंने या तो मैं उसमें कमोडिटी बेच दूं अपनी, या मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ही बेच दूं। तो कॉन्ट्रैक्ट को ही बेच दूंगा तो भी मुझे 10 रुपए मिल जाएंगे उसमें, उस केस में। तो वहां पे क्या हो रहा है कि एक्चुअल डिलीवरी से सेटल नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि मैंने वो ट्रांजेक्शन अपने को हेज करने के लिए किया था, अपने होल्डिंग की वैल्यू को बचाने के लिए किया था, या अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने अपनी वैल्यू को बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, अपने को हेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मेरा कोई भी उसमें वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। जैसे हमने कहा कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव गेन कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेकुलेटिव लॉ, स्पेकुलेटिव लॉसेस कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेकुलेटिव गेन। बट अगर मेरा लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के थ्रू हुआ है तो मेरा वो लॉस एडजस्ट हो सकता है अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो इस रिस्पेक्ट में मैं बच जाऊंगा। नाउ तीसरा है, अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक मैं मेंबर हूँ फॉरवर्ड मार्केट का, या स्टॉक एक्सचेंज का मैं मेंबर हूँ, तो मेंबर होते हुए मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है अपने ट्रांजैक्शन के नेचर के अनुसार, जॉबिंग या आर्बिट्रेज का मैंने ट्रांजैक्शन किया है, जिससे कि मैं अपने आप को लॉसेस से गार्ड कर सकूं जो अराइज हो सकते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में।
मेरा जो बिजनेस है उसमें मेरे को जरूरी हो जाता है कि मैं बहुत से अपने पास शेयर्स या स्क्रिप्ट्स रखता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा लॉस हो सकता है। और अगर मेरा लॉस हो सकता है, मैं उस लॉस से अपने आप को बचाना चाहता हूँ। बचाने के लिए मैं अगर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, जैसे जॉबिंग या आर्बिट्रेज का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। आर्बिट्राज का मतलब होता है कि जब मैं कोई शेयर का एक स्टॉक एक्सचेंज पे उसको खरीदता हूँ, दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे बेचता हूँ और बीच में थोड़ा सा गैपिंग रखता हूँ प्राइस की, या मैं एक ही स्टॉक एक्सचेंज पे एक मैं बाइंग प्राइस देता हूँ, एक मैं सेलिंग प्राइस देता हूँ। जब मैं बाइंग सेलिंग प्राइस दे रहा हूँ तो वहां पर मेरे को लॉस होने का चांस हो सकता है। और जब मैं जॉबिंग कर रहा हूँ या मैं आर्बिट्राज कर रहा हूँ, राइट, तो उस ट्रांजैक्शन के दौरान मुझे लॉस हो सकता है, क्योंकि मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मुझे ये जॉबिंग और आर्बिट्राज करते करते लॉस, मैं रेगुलरली जॉबिंग और आर्बिट्राज कर रहा हूँ और उसमें लॉस हो सकता है मुझे। तो अगर मुझे ऐसा लॉस हो सकता है तो मैं क्या करूँगा कि मैं फॉरवर्ड मार्केट का मेंबर हूँ या मैं स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर हूँ, और मैं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करूँगा जिसको मैं जब सेटल करूँगा तो एक्चुअल डिलीवरी से सेटल नहीं करूँगा। मैं अपने जॉबिंग और आर्बिट्राज से होने वाले लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। यानी जो भी मेरा ट्रांजेक्शन है उस हद तक होना चाहिए जो मेरे जॉबिंग और आर्बिट्रेज के ट्रांजेक्शन है। ऐसे ही मेरे ये जो बी में जो ट्रांजेक्शन है, जो मेरी होल्डिंग है, उस हद तक के जो ट्रांजेक्शन मैं करता हूँ, तो आई कैन ऑलवेज से कि दिस इज माई नॉट स्पेकुलेटिव। अगर मेरे पास स्टॉक रखे हैं उसके अगेंस्ट कर रहा हूँ। ऐसे ही मेरे पास मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक रखा है कमोडिटी का, उसके अगेंस्ट में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो स्पेकुलेटिव नहीं। अगर मेरे पास स्टॉक नहीं है, मेरे पास 10 रुपए का स्टॉक है, ट्रांजेक्शन में कर रहा हूँ 100 रुपए का, तो वो 90 रुपए के हद तक वो स्पेकुलेटिव हो जाएगा। उसके बाद कोई भी एलिजिबल ट्रांजेक्शन जो है, जो डेरिवेटिव में ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में किया जाता है, जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है, ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में जो अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है, तो दिस नॉट सपोज टू बी डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, जैसे ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स या फॉरवर्ड ट्रेडिंग बाय इटसेल्फ डेरिवेटिव ट्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कोई भी डिलीवरी होती ही नहीं है। बट दिस डेरिवेटिव ट्रेडिंग is very good for arriving at correct price in the market. Correct pricing जो मार्केट में लाने के लिए डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत यूजफुल रहती है, इसलिए सरकार इसको सपोर्ट करती है और इसको स्पेकुलेशन नहीं मानती है। उसके बाद जो एलिजिबल ट्रांजेक्शन है ट्रेडिंग या कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में किए जाते हैं, जो कि कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जिस पे लगता है, यानी कमोडिटी मार्केट में जो भी डेरिवेटिव्स हैं उसको भी हम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन नहीं मानते हैं, बशर्ते ये कि क्लॉज ई के पर्पज से, यानी जो कमोडिटी ट्रांजेक्शन डेरिवेटिव उसके पर्पज से क्लॉज ई ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटी, अगर ट्रेडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी डेरिवेटिव्स में हो रही है तो रिक्वायरमेंट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कमोडिटी ट्रांजेक्शन जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। यानी कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स लगे चाहे ना लगे, एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे कई बार नहीं भी लगता है, तो वो ना लगे ना लगे तो भी वो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी के डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की जा रही है। उसके बाद मैं ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो एलिजिबल ट्रांजैक्शन डिफाइन किए गए हैं, जो कि डिपॉजिटरी एक्ट वगैरह में जो ऑथराइज ट्रांजैक्शंस हैं, वहाँ मतलब सड़क पे खड़े होकर ट्रांजैक्शन नहीं करना, प्रॉपर स्टॉक एक्सचेंज में डिपॉजिटरी एक्ट के तहत, सेबी के एक्ट के तहत ये सब ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। नाउ we'll go to written down value straight away so that इसको भी हम खत्म कर सकें। तो written down value को हम देखते हैं कि ये written down value वर्ड कैसे डिफाइन किया गया है। अगर एसेट्स किसी प्रीवियस ईयर में एक्वायर किए गए हैं, किसी भी प्रीवियस ईयर में ही एक्वायर कर लिए गए हैं, तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट पड़ी है एसएससी को वो उसका रिटन डाउन वैल्यू भी है। यानी एक्चुअल कॉस्ट इटसेल्फ इज द रिटन डाउन वैल्यू जब वो एक्वायर करता है। तो इस डेफिनेशन को देखते हुए हम जहां पर देख रहे थे एक्चुअल कॉस्ट लिखा था, उसको डब्ल्यूडीवी के रूप में पढ़ा जा सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो लेकिन यार जी जी ओके, पार्ट बी इसका ये है, अगर ऐसे कोई एसेट्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर से पहले एक्वायर किए गए थे, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है एसएससी की उसमें से हम वो डेप्रिसिएशन जो उसको अलाउ कर दिए गए रहे हैं इस एक्ट के तहत,
पुराने एक्ट में या जो कि या उसके पहले और पहले वाले एक्ट में या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत जो कर दिए गए हैं, जो भी फोर्स में थे, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो आ रहा है एक्चुअल कॉस्ट, वो उसका WDV है। बशर्ते ये कि ये तय करने के लिए कि रिटर्न डाउन वैल्यू बिल्डिंग मशीनरी या प्लांट की 32(1)(2) के पर्पज से ये तय करने के लिए, तो डेप्रिसिएशन जो एक्चुअली अलाउ हुआ था वो पता लगाने के लिए उसमें वो डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होगा जो किसी को पुराने एक्ट में अलाउ किया गया था। यहाँ पर वो जो डेप्रिसिएशन था वो डिडक्टेबल ही नहीं था ये तय करने के लिए, क्योंकि पुराने एक्ट में इन सेक्शंस में डिडक्शन डिडक्टेबल नहीं था। बड़ी पुरानी बात है, उसको हम छोड़ भी सकते हैं। और ब्लॉक ऑफ एसेट्स की जहाँ तक बात है, तो 1988 से व्यवस्था आई है ब्लॉक ऑफ एसेट्स की। तो अगर कोई ब्लॉक ऑफ एसेट्स है 1 अप्रैल 88 के बाद, कोई भी प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में जो असेसमेंट ईयर के रेलेवेंट है, जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 88 से, अगर प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 88 से स्टार्ट हो रहा है या उसके बाद स्टार्ट हो रहा है, तो जो एग्रीगेट है रिटर्न डाउन वैल्यूज का सारे एसेट्स का, जो कि दिया जाएगा विद इन द ब्लॉक ऑफ एसेट, जो कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स हैं प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में, वो ले लिया जाएगा और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट किए जाएंगे। सारे एसेट्स की रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 88 में ले ली जाएगी। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट किए जाएंगे। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि जो भी नए एसेट खरीदे गए उस ब्लॉक में वो जोड़े जाएंगे, और उसके बाद जो हटाए जा रहे हैं एसेट्स, उनका जो मनी पेबल है उसका मनी पेबल हटा दिया जाएगा। जो भी ब्लॉक में एसेट है जिसको भी सोल्ड, डिस्कार्ड, डिमोलिश या डिस्ट्रॉय कर दिया गया रहा हो प्रीवियस ईयर के दौरान, और मनी पेबल प्लस स्क्रैप वैल्यू को घटा दिया जाएगा अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो हाउएवर दैट अमाउंट ऑफ जो भी रिडक्शन होगा वो रिटन डाउन वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता है जो भी बढ़ के आई है। रिटर्न डाउन वैल्यू प्लस जो बढ़ के आई है, यानी एक्चुअल कॉस्ट जो एसेस की आई है, उससे उसके बराबर, उससे ऊपर का आप डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते, भले ही मनी पेबल कितना भी आपको मिल रहा हो। और अगर स्लम सेल होती है, स्लम सेल मतलब जब अचानक एक मुश्त सेल कर दी जाती है, इन द केस ऑफ स्लम सेल, जो भी यहाँ WDV थी उसमें से आप रिड्यूस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉलिंग विद इन दैट ब्लॉक, लेंगे, उसके बाद उसमें से रिड्यूस करेंगे जो डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउ किया गया था अंडर दिस एक्ट, या फिर जो 22 एक्ट के प्रोविजन थे उसमें अलाउ किया गया था किसी भी प्रीवियस के रिस्पेक्ट में रिलेटेड टू असेसमेंट ईयर जो पहले था 1 अप्रैल 88 से, वो जो अलाउ किया गया था वो माइनस करेंगे। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन अलाउ होता उसको, अगर जो ऐसे असेसमेंट ईयर के लिए 88 के बाद वाले असेसमेंट ईयर के लिए वो कैलकुलेशन के बेस पे अलाउ हो जाता है, क्योंकि वो उसमें क्लेम करने की भी जरूरत नहीं है, तो वो पूरा डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आ रही है, सो हाउएवर दैट द अमाउंट ऑफ सच डिक्रीज डज नॉट, रिटन डाउन वैल्यू जो हमने पहले लिए उससे ज्यादा डिक्रीज नहीं होना चाहिए, बस इतना ही बात है। और ये रिटन डाउन वैल्यू वो रिटन डाउन वैल्यू है जो हमने 1 अप्रैल 88 की ली थी। उसके बाद किसी ऐसे प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में जो कि रेलेवेंट है असेसमेंट ईयर जो 1 अप्रैल 89 ऑनवर्ड्स, तो उस केस में व्यवस्था क्या है? उसमें व्यवस्था है कि 1 अप्रैल 89 के बाद कि हम रिटर्न डाउन वैल्यू लेंगे उस ब्लॉक ऑफ एसेट्स की इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, और उसमें से जो डेप्रिसिएशन उस साल में दिया गया उसको माइनस करेंगे, और उसके बाद कुछ फर्दर एडजस्टमेंट्स हम लोग करेंगे। फर्दर एडजस्टमेंट क्या करेंगे कि अगर कोई इंक्रीज या रिडक्शन होता है जो आइटम 1 में मेंशन्ड है, आइटम 1 में मेंशन्ड है यानी कि जो नए एसेट खरीदे जा रहे हैं, तो जो भी इंक्रीज या रिडक्शन होता है विच इज रेफर टू आइटम 1, जिसमें कि हम गुडविल को एक्वायर करने वाला अमाउंट नहीं जोड़ेंगे, गुडविल को अमाउंट नहीं जोड़ेंगे। ये जो एडजस्टमेंट किया रहे हैं 82 के अनुसार ये 1/4/2021 से लागू किए गए हैं। 1/4/2021 से ये लागू किया गया है कि अगर हम कोई गुडविल खरीदते हैं तो गुडविल की राशि ब्लॉक ऑफ एसेट्स में नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद हम जो रिड्यूस करेंगे जो भी एक्चुअल कॉस्ट है
which is equal to the actual cost of goodwill falling within that block, the reduction by an amount by which is equal to the actual, पूरा goodwill हम उसमें से माइनस कर देंगे जो भी हमने पहले जोड़ रखा था, और उसमें से जो भी डेप्रिसिएशन हम पहले दे चुके हैं उस गुडविल पे, या हम एक अप्रैल 88 के बाद जो भी डेप्रिसिएशन उसमें से हम घटा चुके हैं, तो वो जो उस गुडविल में से हम पूरा जो डेप्रिसिएशन घटा चुके हैं, गुडविल का WDV एक तरह से निकाला जा रहा है, तो वो पूरा गुडविल हटाने की बात हो रही है। जो भी WDV है गुडविल का, उसमें से हम गुडविल को हटा देंगे, और इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू असेसमेंट कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल 2021, यानी कि अब जो है गुडविल को डेप्रिसिएशन के पर्पज से हम अब यूज नहीं कर सकते हैं। इन ए केस में गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन वाज पार्ट ऑफ द ब्लॉक एसेट, अगर गुडविल ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पार्ट था तो जिस पे डेप्रिसिएशन ऑब्टेन किया गया था एसएससी के द्वारा इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए, so however that the amount of such reduction does not exceed the written down value, तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा, गुडविल के रिटर्न डाउन वैल्यू से ज्यादा माइनस नहीं करना है, मतलब जो गुडविल का एक्चुअल कॉस्ट था या 1488 की जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी गुडविल की, उससे ज्यादा आपको माइनस नहीं कर सकते हैं इसको। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस ये हुआ कि गुडविल को हम ऐड भी नहीं करेंगे ब्लॉक ऑफ एसेट में, और गुडविल के खरीद को हम ऐड भी नहीं करेंगे, और जो पुराना गुडविल था उसको हटा भी देंगे, यानी ब्लॉक ऑफ एसेट से हम लोग गुडविल को हमको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करते वक्त हम उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू एलिमिनेट कर रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन 1 में कहा जा रहा है कि जब भी किसी सक्सेशन होता है कोई बिजनेस का और असेसमेंट किया जाता है ऑन द सक्सेसर अंडर 172, तो रिटन डाउन वैल्यू जो है एसेट की या ब्लॉक ऑफ एसेट की, वो shall be the amount which would have been taken as its written down value अगर assessment had been made directly on the person succeeded to, अगर जो पर्सन सक्सीड हुआ उस पर किया जाता है, तो जो डेप्रिसिएशन जो एक्चुअल कॉस्ट लेता है वही एक्चुअल कॉस्ट 172 के अंतर्गत जब हम सक्सेसर पे करते हैं तब लेते हैं, वही लिया जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन 2 में कहा जा रहा है जब भी किसी प्रीवियस ईयर में कोई ब्लॉक ऑफ एसेट ट्रांसफर हो जाता है तब क्या होगा। ट्रांसफर कौन कर रहा है? एक होल्डिंग कंपनी अपने ट्रांसफर सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, या सब्सिडरी कंपनी जो है होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर रही है। तो जो उस केस में जो 47 4 या 5 के क्लॉजेज अगर वो सेटिस्फाई होते हैं और एसेट सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है और कंपनी सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, या अमेलगमेटिंग कंपनी अमेलगमेटेड कंपनी को ट्रांसफर कर रही है और अमेलगमेटेड कंपनी एक इंडियन कंपनी है, तो भले ही 1 में कुछ भी लिखा हो, एक्चुअल कॉस्ट जो ब्लॉक ऑफ एसेट का होगा ट्रांसफरी कंपनी के लिए या अमेलगमेटेड कंपनी के लिए, वो रिटन डाउन वैल्यू होगी ब्लॉक ऑफ एसेट की जो कि ट्रांसफर कंपनी के पास थी या अमेलगमेटिंग कंपनी के पास थी, जो कि उसके पहले के प्रीवियस ईयर में थी। उसमें से हम केवल डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउ कर दिया गया है उसको माइनस करेंगे इन द सेट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले साल जो वैल्यू थी उसमें से उसी प्रीवियस ईयर में जो वैल्यू उसकी आ रही है जो अलाउ हुई है वो माइनस करेंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू आगे ट्रांसफरी कंपनी के पास या अमेलगमेटेड कंपनी के पास जाएगी। उसके बाद वेयर एनी प्रीवियस ईयर कोई भी एसेट है जो कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पार्ट है वो डीमर्ज कंपनी ट्रांसफर कर देती है रिजल्टिंग कंपनी को, तो 1 में कुछ भी लिखा हो रिटर्न डाउन वैल्यू जो होगी ब्लॉक ऑफ एसेट्स की डीमर्ज कंपनी की जो कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के लिए होगी फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग ईयर का मतलब इस साल में तो एक्चुअल कॉस्ट होगी, इसके पिछले साल में WDV होगी फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, उसको हम रिड्यूस करेंगे by the written down value of the asset transferred to the resulting company pursuant to the demerger। demerger की वजह से जो एसेट ट्रांसफर कर दिए गए हैं उनकी रिटन डाउन वैल्यू जो है वो माइनस कर दी जाएगी, क्योंकि हम निकाल रहे हैं डीमर्ज कंपनी के लिए रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बची। तो एक्सप्लेनेशन 2B में कहा जा रहा है कि जब भी किसी प्रीवियस ईयर में कोई भी एसेट जो कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स का पार्ट है
और वो डीमर्ज कंपनी ट्रांसफर कर देती है रिजल्टिंग कंपनी को, तब रिटन डाउन वैल्यू जो है ब्लॉक ऑफ एसेट्स की रिजल्टिंग कंपनी के लिए क्या होगी। तो रिजल्टिंग अभी हमने डीमर्ज कंपनी के लिए देखी थी, रिजल्टिंग कंपनी के लिए होगी शैल बी रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट्स ऑफ द डीमर्ज कंपनी, जो भी रिटन डाउन वैल्यू थी डीमर्ज कंपनी के एसेट्स की जो डीमर्जर से पहले थी। और इसी तरह से किसी प्रीवियस ईयर में, यानी कहने मतलब कि अगर ट्रांसफर नॉर्मल हो रहे हैं तो रिटन डाउन वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको इस तरह से पढ़ा जा सकता है। और एक्सप्लेनेशन 3 में कहा जा रहा है कि कोई भी अलाउंस जो कि किया जा रहा है डिप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट जो कॉरी फॉरवर्ड कर दिया गया था 32 में, तो उसको भी ये मान लिया जाएगा कि वो डिप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड है, क्योंकि हमने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है, तो कैरी फॉरवर्ड डिप्रिसिएशन को एक्चुअली अलाउड डिप्रिसिएशन मान लिया जाएगा फॉर दिस पर्पस, कि जहां हम कह रहे हैं कि जितना एक्चुअली अलाउ हो गया था, यानी कि वो जो डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं भी हुआ था लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कैरी फॉरवर्ड हो क्या है उसको भी हम अलाउड में ट्रीट कर लें। और मनी पेबल और सोल्ड जो एक्सप्रेशन है उनके वही मीनिंग है जो 41(4) से बोरो किए जा रहे हैं। और उसके बाद एक्सप्रेशन 5 और 6 और 7 बचे हैं, यानी जहां किसी प्रीवियस ईयर में कोई भी एसेट जो कि ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ट्रांसफर कर देता है किसी कंपनी को, यानी कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, और वो स्कीम ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन में ट्रांसफर करता है जो कि अप्रूव की गई थी सेबी के द्वारा, जिसको एस्टैब्लिश किया गया सेबी एक्ट के तहत। तो जो रिटन डाउन वैल्यू और ब्लॉक ऑफ एसेट्स की उस कंपनी के लिए वो वही होगी जो कि उन ट्रांसफर्ड एसेट्स की रिटन डाउन वैल्यू थी ट्रांसफर से पहले, यानी ट्रांसफर्ड एसेट्स की रिटन डाउन वैल्यू चेंज नहीं हुई। और एक्सप्लेनेशन 6 में कहा जा रहा है कि जहां पर कोई एसएससी है उसको अपनी इनकम को रिक्वायर्ड नहीं था कि वो कंप्यूट करता है इनकम को इसके पहले के साल में, और टू द sorry, where the assessee was not required to compute his total income for the purposes of this act for any previous year preceding the previous year relevant to assessment year, यानी इस प्रीवियस ईयर से पहले अगर उसको कंप्यूटेशन करना जरूरी नहीं था, तो जो एक्चुअल कॉस्ट है एसेट की, क्योंकि उसने कंप्यूटेशन नहीं किया तो फिर क्या होगा, तो एक्चुअल कॉस्ट है एसेट की शैल बी एडजस्टेड बाय द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू द रिवैल्यूएशन ऑफ सच एसेट इफ एनी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर कोई रिवैल्यूएशन हुआ है एसेट्स का तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट है एसेट की वो रिवैल्यूएशन से एडजस्ट कर दी जा सकती है, यानी रिवैल्यूएशन पे हो सकता है कि वो एसेट की वैल्यू गिर गई हो तो हम उसका रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, अगर इसके पहले उसने कंप्यूटेशन करना जरूरी नहीं था। और कुल मिला के जो भी डेप्रिसिएशन था उस एसेट पे जो प्रोवाइड किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसएससी के उस प्रीवियस ईयर के लिए या उसके पहले साल के प्रीवियस ईयर्स के लिए, वो मान लिया जाएगा कि वो डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड है इस एक्ट में फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, कि हम लोग एक्चुअली अलाउड डेप्रिसिएशन को पर माइनस कर रहे हैं, और जो डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड था अंडर क्लॉज बी ऊपर उसको भी एडजस्ट किया जाएगा बाय द डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू सच रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन उसका हो सकता है तो रिवैल्यूएशन से उस डेप्रिसिएशन अलाउड को भी हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये एक उस कंडीशन में है जहां पर he was not required to compute his total income for the purpose of this act, because अभी उसका फैक्ट्री बन रही है, अभी उसको कंप्यूट करना जरूरी नहीं है, तो जब तक अगर लेट हो जाता है उसमें बनाने में तो वो अपने एक्चुअल कॉस्ट को रिवैल्यू कर सकता है, और रिवैल्यूएशन के बाद का जो भी एडजस्टमेंट है वो अपने अकाउंट्स में वो कर सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्ट्री बनने में बहुत डिले हो गया और हम उसका वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन हो गई एसेट्स की कि डिप्रिसिएशन लगा के रेट पे लगाएंगे हम तो बहुत कम नीचे गिरेगा, उसका ज़्यादा डिवैल्यूशन हो गया है, तो इसलिए तो बिजनेस लगा ही नहीं पाया, तो हम लोग उसको एडजस्टेड वैल्यू ले सकते हैं और देना भी चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन 7 है फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, जहाँ पर इनकम एसएससी की जो डिराइव हो रही है वो पार्टली तो एग्रीकल्चर से डिराइव हो रही है और पार्टली इनकम उसकी बिजनेस से डिराइव हो रही है, जो कि बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स होता है। तो अगर ऐसे केस में जहाँ इनकम उसकी पार्टली
एग्रीकल्चर से है, पार्टली बिजनेस से है। तो अगर हमको रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है एसेट्स की, जो कि प्रीवियस ईयर के पहले के एसेट्स हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन शैल बी कंप्यूटेड एज इफ द, जैसे कि पूरी इनकम जो थी उसकी जैसे बिजनेस से अक्वायर हो रही हो और सारा इनकम उसका बिजनेस से आ रहा हो, तो उस तरह से हम लोग उसकी WDV निकालेंगे और जो भी डेप्रिसिएशन कंप्यूट होगा उसको हम डेप्रिसिएशन मान लेंगे जो एक्चुअली अलाउड हो गया है अंडर दिस एक्ट। क्योंकि जहां हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं वहां डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पर भले अलाउ ना हुआ हो लेकिन हम उसको उस तरह से कंप्यूट करेंगे कि वो डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड है। और एग्रीकल्चर का नाम मानते हुए, भले ही उसका एग्रीकल्चर और बिजनेस दोनों में यूज हो रहा है क्या एसेट, लेकिन उससे उसको नजरअंदाज करते हुए उसका कोई असर रिटर्न डाउन वैल्यू पे एसेट के नहीं होने वाला। तो ये है आपका सेक्शन 43। और अगर आपको इसमें कोई चीज मिस हुई हो, क्योंकि हम लोग कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका फोकस इसमें पूरी तरह से रहा होगा, मैं ये नहीं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज रेफर करनी है, इसका वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो किसी भी टाइम आप उसको रेफर कर सकते हैं एंड उसका आप आनंद ले सकते हैं, या पर्टिकुलर प्लेस में जाके भी आप उसको देख सकते हैं। पर्टिकुलर प्लेस में जाके भी आप देख सकते हैं कि हमने क्या कहा था, जिससे आप किसी वक्त उसको रिवाइज कर सकते हैं। आजकल रिकॉर्डिंग से थोड़ा फायदा हमको रहता है, और आज थोड़ा सा ज़्यादा एक्सीड करने का मतलब ये था कि जो बेसिक जो बड़े बड़े प्रोविजंस हैं जिसमें जिसको हम पूरा कभी पढ़ते ही नहीं होंगे, इतने सारे एक्सप्लेनेशन हैं। 43 आप देख सकते हैं, इतना ह्यूज प्रोविजन था, अपने आप में इसको एक्सप्लेन करते हैं तो टेक्स सो मेनी आवर्स। लेकिन इसको हमने कंसाइज वे में, और आपके पास ये रिकॉर्डिंग भी रहेगी जिसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। और so with that we come to the end of this session, a little longer session than usual. We started at around 3 o'clock and we have completed around 5:20. So hopefully जो भी आप नहीं कैप्चर कर पाए उसको बाद में आप रिकॉर्डिंग से कैप्चर कर लीजिएगा। So thank you very much for being with us, and I hand over to Nagen ji. Thank you very much. It is a continuous session for the more than 2 hours, and I appreciate you your energy for a continuation for you taking lecture in a continuation mode 2 hours. So it is a hectic session, I frankly admit, so far as our participants are concerned. I don't think the participants are in a position to ask question. Moreover, if there is any question from their side, he may ask, the participant may ask from Mishra ji. Otherwise, the session, we will close the session. Please ask the question if any. तो अगर आप क्वेश्चन भी ना पूछ रहे हो तो just express some sentiments by showing some reactions like this. Yeah, raise hand. Yeah, you can show a laughing Buddha. Yes. So Yes. you can Yes. express your reactions Yes. digitally. ऊपर जो बटन लगा हुआ है, by clapping your hands. हाँ, वो अभी participants उसको थोड़ा सा they should use to such type of things. Yeah. जी. So thank you, sir, for your very important session. Business income from business and profession is key ingredient of our Income Tax Act. So it is a very important section. Obviously, it is a lengthy section, but I think अगर जितना भी participant ने ध्यान से सुना होगा तो वो सही समय पे उनको स्ट्राइक करके उनमें अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में उसमें बना रहता है, और उस पे वो समय के साथ रहते उसको संज्ञान जरूर लेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। कल के सेशन में हम लोग समय से लॉगिन आप कर लीजिएगा। वी विल मीट टुमारो एट 11 AM. थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you all the participants.
थैंक यू सर। थैंक यू सर।